हेलो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरी आवाज आप तक जा रही होगी। वो कैमरे वाला इधर स्विच कर देना भाई। हेलो हेलो नमस्कारम सत श्री अकालम। भाई लोग क्या हाल है। मजेदार है क्या जिंदगी। डांस नहीं करते। करता हूं। कल थोड़ा नहीं कर पाया। पीछे थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ बातचीत चल रही थी, है ना। तो इस चक्कर में थोड़ा सा रुका था। एक कह रहा रिकॉर्डेड है। अबे गधे रिकॉर्ड ऐसे होता है कि जिसमें लाइव में मैं या मतलब ये आगे का बताऊं कि क्या हुआ था कल। हाँ। हेलो 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 हेलो। हाँ द्रो। जय ज्वाला की भैया लोग। जय ज्वाला की, ज्वाला की जय, जय ज्वाला की। कोई नहीं, अगली बार करेंगे। बहुत दिवाली के मौके पर जब मैं पीडब्ल्यू में डांस कर देता हूँ कुछ ज़्यादा ही वायरल हो जाता हूँ। ये वो बच्चे समझ पाएंगे जिनको 2 साल पहले की कहानी पता होगी। अरे राजवंश सर भैया नहीं आ पाए थे। कुछ कार्यक्रम था। सबके अपनी ज़िंदगी के अपने कार्यक्रम। और वो ऐसे थोड़ा इवेंट्स वगैरह में भी कम ही जाते हैं, बट हाँ अभी थोड़ा थोड़ा कभी कभी जाना शुरू किया है। चलिए और बताइए क्या हाल है। तबीयत पानी ज़िंदगी ठीक है। एक बात शुरुआत करेंगे इसके बाद। एक बार तुम्हारे कमेंट्स पढ़ लूँ क्या। वैसे एक कमेंट मैंने पढ़ा था जो थोड़ा काम का ही कह रहा था। सही बात है। एक बच्चे ने क्या लिखा है, राज नाम है क्या। नहीं, राज तो बकवास कर रहा था, कोई सही आदमी है। हाँ यार ये बंद करो। सलीम सर का डांस मस्त था। हाँ भैया मस्त था, सही कह रहे हो। चलो भैया हम पढ़ लेते हैं। आवाज कम है। ओए हो, आवाज कम है भाई। शादी की तैयारी कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो भाई, मुझे ही नहीं पता चल रहा है। मैं तो साथ रहता हूँ भाई। हम 8-10 घंटे तो साथ बैठे रहते हैं। इतना नहीं छुपा सकता आदमी यार, कितना छुपाएगा। एक आध बार तो फोन आएगा। क्या कहते हो, एक आध बार तो उसका फोन आएगा जब उठाएंगे। वो तो उठा नहीं रहे। तो 10 घंटे में यार क्या पता मना कर रखा हो। वैसे ऐसा करेंगे नहीं, समझ रहे हो तुम। चलो भैया, चाहे वो दिखाना, चैट दिखाना, चैट दिखाना। आवाज अभी ठीक है शायद। चलिए भैया आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं। हाँ, कहाँ भैया एलोट्रॉप्स। हाँ पोपू मामा भी वहीं पे थे भाई। पोपू मामा भी वहीं पे थे। और पोपू मामा को देखा ही होगा। क्या ही बोला जाए उनके बारे में। यहाँ से कुछ बोलेंगे वहां तक फैल जाएगा। छोड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे करते हैं, स्टार्ट करें। वेरी वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है ना। राज नाम के एक शख्स ने हमें ज्ञान दिया है। अभी यार वो कमेंट्स एक्चुअली स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा हूँ मैं खुद ही। जो लेके नहीं आता था मैं क्लास में। देखता हूँ। ठीक है। स- अभी तो हमने 1 मिनट भाई, 1 मिनट लूंगा, सिर्फ 1 मिनट। तब तक तुम लोग रिवीजन मारो। चलो चलो रिवीजन करो, सर हमसे काम करवाता है। ये एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो और समझो। कल बताया था। एक्चुअली एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर वो नाइट्रोजन वाली जो लाइन है वो एक बार लिखवा देना। तो मैंने भैया कहा एनसीईआरटी में ही गिवन है तो कर दूंगा वो। ठीक है। हाँ आवाज ठीक है, आवाज ठीक है, आवाज ठीक जा रही है ना। यस 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 यस। डाउट पूछा था। चलो ठीक है, छोड़ते हैं। रिएक्शन के प्रोडिक्शन तो समझ आ रहा है, सभी हो रहे हैं। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। बैलेंसिंग हम खुद कर लेंगे। चलो छोड़ते हैं यार, अभी पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं आगे की। ये पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। ये पढ़ लिया था क्या, क्या लिखा है। द सिंगल नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन द सिंगल फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्योंकि नाइट्रोजन की खोपड़ियों पर क्या होता है, लोन पेयर होता है, रिपल कर जाते हैं। ये लाइनें पढ़ लेना एक बार भाई। ओइंग टू स्मॉल बॉन्ड लेंथ, स्मॉल बॉन्ड लेंथ होने की वजह से ये करीब करीब होते हैं तो टकराते रहते हैं। एज अ रिजल्ट द कैटनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन, बल्कि नहीं होता है ना। तो ये रीजन आपके पास अब आ चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगली बातचीत देखेंगे हम यहां पे। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन शायद आपके 10th लेवल का ये कॉन्सेप्ट है। बहुत सारा कुछ 10th लेवल का है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इनहेंस ऑब्वियसली करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, जहां से ये सवाल हम देख पाए, बना पाए। ओके ओके ओके। चलिए डायमंड के बारे में बात करेंगे। अब नहीं जाते हैं भैया कि कल क्या किया था। कल जो हुआ हुआ अच्छा था, है ना। अच्छा इवेंट था, मस्त सा इवेंट हुआ था, है ना जी। चलिए वहीं सबके मिलने का मौका मिलता है, अदरवाइज मिलने का मौका ही नहीं मिलता भाई। आओ क्लास लो, घर चले जाओ, यही कार्यक्रम चल रहा होता ज़्यादा टाइम तो। ठीक है। चलिए मटके वाले में जेई वाले। अरे मटके वाले में हम जीते तो थे यार।
तुम कैसी बातें करते हो? अच्छा खासा हम जीते थे, क्या बात कर रहे हो यार। अलग सर ने हमें जिताया भी था, वो बाद में वो बदल जाते हैं थोड़ा थोड़ा ऐसे बोलते बोलते। उन्होंने पहले जिताया कि ओम सर जीत गए, फिर बाद में कुछ और कह दिया यार। वो थोड़ा सा चेंज हो गए, धड़ाक से ऐसे जा रहे थे, ऐसे मुड़ गए गाड़ी लेकर के। मुझे लगा सच में जीत गया क्या। मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं, सिंपल सा रखता हूँ, क्योंकि वहां मेरे पास कुछ था ही नहीं भाई। समझ रहे हो, ये टेबल है अगर, तो इस टेबल पे हमें इस किनारे खड़ा कर दिया है, और सबसे लास्ट में देखोगे ना तो सबसे लास्ट में मैं इधर गया था। और जेई वाले बाकी पता नहीं खड़े होकर क्या, सलीम सर, तरुण सर, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ना कुछ सोच रहे हैं क्या करना है ना कुछ। जब मैं यहां पहुंचा तो कह रहे हैं यार ये मटका सजाना है। मैंने कहा भाई अभी तक क्या स्ट्रेटजी है आपकी? कहते कोई स्ट्रेटजी नहीं, इसी कुछ लिख देना। और यहां जो मटेरियल रखे हुए थे ना जिससे सजाना है, वो यहां और यहां रखे हुए हैं, यहां कुछ था ही नहीं। तो मुझे बार बार इनमें से चोरी चोरी करके इधर से लाके कुछ ना कुछ चिपकाना पड़ता था। तो मैं जब भी कुछ चिपकाता था भाई, वो अच्छे से चिपके ना, वो आराम से करना पड़ता है एक एक चीज। तो मैंने सोचा सिंपल करते हैं यार, PW लिख देते हैं। ये लोग नीट और जेई भी लिखेंगे, मैं सर को कह दूंगा कि PW ऊपर है, जेई नीट उसके बाद आता है, मतलब PW जेई नीट। ऑब्वियसली जेई नीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो यार बाकी मजा यहां नहीं आया, मजा तो आया इसमें कि मेरे आंख उन्होंने कर दिए बंद। अब मुझे ये दिख ही नहीं रहा कि भाई किधर सलीम सर का मुंह कहां तक है भाई। अब मुझे जहां दिख रहा है, मैं कभी पंकज सर को खिला रहा हूं, कभी उनको। मजेदार तो था यार, देखो मजेदार तो था इवेंट। इवेंट अच्छा तो था, नो डाउट। करते स्टार्ट करते दादा, चाय वाय पीने दो यार। भागते हुए आए, रात में सोए हैं हम कितने बजे, 3:30 तक तो मैं जगा हुआ था भाई, तुम्हारे क्लास के लिए मुझे। क्योंकि तुम तो बिना नहाए धोए बैठ जाते हो, मुझे तो यहाँ ढंग से आना है ना भाई। हाँ, नहीं तो अच्छा नहीं लगता क्लास में घुसता ही हो। तो भैया हम तो उठ गए 7 बजे, नींद भी नहीं पूरी है, कम से कम चाय तो थोड़ा सा पी ले, आँख खुली रहेगी, क्या पता कुछ गलत पढ़ा दूँ या पेपर में आ जाए तब। थोड़ी देर रुको रुको रुको, क्या क्या खाया? खाना बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा। मंजिल की बात हुई थी, मंजिल आ रहा है भाई, मंजिल आ रहा है, थोड़ा सा पहले ही आ जाएगा। पिछले साल 20 नवंबर को पिछली बार आया था, उससे 10 दिन पहले आ जाएगा जी। हाँ, चलिए चलिए चलिए। मंजिल की बता तो दिया IIT दिल्ली वाले भाई साहब, हुई थी, मैंने बता दिया है। हम्म। गलत गलत मत पढ़ाना, चाहे 2 मिनट और चाय पी लो। ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे तुम लोग सही बताओ, ये 4 क्लासेस लेकर के तुम लोगों को कैसा लगता है? मतलब तुम सच बताऊं ना, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, तुम लोग तो बड़े भाई हिम्मती लोग हो। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, मैं इतना तो लाइव देखकर पढ़ना बहुत मुश्किल है भाई। सच बता रहा हूँ यार, बहुत ये हिम्मत का काम है। अगर तुम लोग कर रहे हो, तुम सच में कर रहे हो। देखो अब कई सारे झुट्ठे मुट्ठे आते हैं, 2 ठो देखते हैं भाग जाते हैं, वो रिबन काटने जैसे कहता है ना आरजे, वो वाला नहीं, उनको छोड़ दो। तो ये जो पिंटू प्लम्बर और पिंटी प्लम्बर की गैंग, अगर इनको छोड़ दो तो बाकी बच्चे जो सीरियस हैं, क्या 4 क्लासेस आराम से ले पाते हो क्या? भाई मैं तो नेटफ्लिक्स नहीं देख पाता संडे को, एक मूवी पूरी नहीं होती, आधा देखता हूं फिर सोचता हूं कभी और देखूंगा, पूरा ही नहीं कर मिलता। कैसा लगता है भाई? हम्म। ये कह रहा है सुबह से तो शाम हो जाती है, अब क्या करोगे भाई, है यही चीज है ना, हार्ड तो है नो डाउट, मैं तो कह ही रहा हूँ। सारे एक तरफ से लिख रहे हैं यस सर प्रॉब्लम ही है। आ, नहीं यार दिक्कत तो है, देखो मैं तो ये नहीं बोलता कि अरे ऐसे हो जाएगा, सिंपल है यार भाई, तकलीफ तो है, झेलना पड़ता है यार, यही एक जिंदगी की इकलौती सच्चाई ये है। कि मतलब मैंने तो एक भाई, अभी से तुम लोगों को बता देता हूँ, अगर कोई ये कहते हुए मिल जाए तुमको बाजार में कि IIT चले जाओगे जिंदगी सुधर गई, उसकी तो कतई मत सुनना, क्योंकि उसको थप्पड़ वप्पड़ मार नहीं सकते, नहीं तो वो रसीदना ज्यादा जरूरी है। लेकिन हाँ ठीक है, ऐसा नमस्कार करो कि प्रणाम भाई साहब, आप थोड़ा दूर रहा करें, 1 किलोमीटर दूर कम से कम, जहां मैं खड़ा हूं वहां से 1 किलोमीटर दूर ये बातें करो। सिंपल बात यह है कि भाई उसके बाद ना, मैंने कल ही शायद बताया था ना कि उससे बाद हाई लेवल प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर वो डील करने में पड़ती हैं, और वो होती रहती हैं। और ये जो 4 लेक्चर्स का तुम्हारा हेक्टिक शेड्यूल बनेगा ना, देखना मैं तुम्हें कह रहा हूं, अभी तुम्हें ये लाइन शायद नहीं फील होगी, आज के
बल्कि आप जब कैंपस में जाओगे, कैंपस के बाद जब जॉब में जाओगे, वो सब दिन तुम्हें लगेगा कि वर्थ इट था। खाली इसलिए नहीं कि तुम्हें जॉब मिल गई, इसलिए क्योंकि तुम्हें आदत लग गई। इतना काम कोई नहीं करता भाई, और जो करता है वो बहुत ग्रो कर जाता है। मैं तुम्हें सच बताऊं, आधे दुनिया तो कामचोर है भाई, आधी दुनिया तो कामचोर है, काम ही नहीं करना चाहते। ज्यादातर दुनिया में लोगों का माइंडसेट ये हो रखा है कि भैया बिना बिना काम के पैसा कमाते हैं। सच बता रहा हूं, मैं अपना बताता हूं। मैं गांव गया था, तो एक दादाजी हैं, वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि उनको पता है कि ठीक ठाक सैलरी कमाता है, ऑब्वियसली अमाउंट नहीं पता होगा, बट ये पता है अच्छा कमाते हैं। तो वो इसके बावजूद पूछ रहे हैं, भैया ऊपर से कुछ कमा लेते हो क्या? हमने कहा भैया हमारे यहाँ तो प्राइवेट कंपनी है, किस तरीके से ऊपर कमाते हैं, बच्चों से अलग से घूस मांगते हैं क्या? मतलब माइंडसेट देख रहे हो, लोगों ने फोकट फ्री के पैसे को सबसे ज्यादा तवज्जो दे रखी है। हमें सरकारी नौकरी करनी है, ज्यादातर लोगों को सरकारी नौकरी करनी, इसलिए नहीं करनी कि सरकार सुधार, मतलब सरकार का सिस्टम सुधारना है, चीजें ठीक ना ना ना, पैसा ऊपर और नीचे से आता है। उनका मोटिव ये है, समझ रहे हो तुम? इसलिए अभी के लिए क्या करना है, पहले तो मेहनत करो ढंग से। नहीं तो एक बच्चे ने लिखा है कि वो 4 आदमी को जोड़ने वाली स्कीम में लग जाऊंगा मैं, तो नहीं तो इस वाली स्कीम में लगना पड़ेगा। और उन लोगों की रीलें देख करके कसम से जो हंसी आती है, जो भद्दा मजाक दिखाते हैं वो लोग, क्या ही यार। मतलब एक बाइक खड़ा रहता है, एक बाइक खड़ी करेंगे, उस पर 15 लोग शूट करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे कि 4 लोगों को जोड़कर मैंने आज बनाया। अरे भाई बाइक ही तो है भाई, क्या हवाबाजी कर रहे हो? 4 और लोग बर्बाद हो जाएंगे। पढ़ने दो 4 आदमी को, 4 आदमी जोड़ता ही रहेगा। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में आधी दुनिया पागल हो रखी है। हम्म, क्या भैया कोई डाउट भी दे रहे हो क्या? नींद बहुत आ रहा है, टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाता है, क्या करें? सॉरी, सुबह में नींद बहुत आता है सिम्मी जी, मुझे भी आता है, लेकिन जिसको काम की प्रति लगाव है उसके लिए कोई चीज मैटर नहीं करती। 3.5 घंटे सोने के बावजूद मैं यहां खड़ा हूं, तो सिंपल बात यह है कि तुम्हारा अपने काम को लेकर कितना जागृत हैं आप, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं वहीं पे। ठीक है, अगर कभी कम नींद है तो शाम को मैनेज करो, बाद में मैनेज करो, मैनेज करना जरूरी है। हाँ, 6 से 7 घंटा जरूर सोना है, इसके बाद से मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। 6 से 7 घंटा जरूर सोना है, ठीक है जी। अगला क्या है, मंजिल से क्या करना अच्छा होगा? वीक चैप्टर के हिसाब से करें, ये एकदम सही है भैया। पहली बात सूरज झा जी, अगर मंजिल देखने जा रहे हो तो मंजिल में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के लिए जाओ, स्पेसिफिक चैप्टर जो आपको कम आते हैं या नहीं आते। मंजिल का एक सबसे बड़ा जो फायदा होता है, जो निकल करके आता है, वो ये होता है कि भैया उस एक लेक्चर के चक्कर में, मतलब एक लेक्चर में आप पूरे के पूरे एक तरीके समझो कि कॉन्सेप्ट पर ग्रिप बना सकते हो। क्योंकि टीचर, सब टीचर, मैं अपना नहीं बात कर रहा हूं, फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में जो भी टीचर उतारा जाता भैया बहुत सोच समझ के उधर, तभी बता रहा था कल बैकग्राउंड में यही सब डिस्कस हुआ था। तो वो बहुत ज्यादा डिस्कशन करके भैया तब उतारते हैं किसी टीचर को, कि कौन ऐसा है जो सारे कॉन्सेप्ट कराएगा, कौन ऐसा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएगा, जो कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दे बच्चे का। तो जो वीक चैप्टर्स हो ना, सिर्फ उन्हीं को ये देखो इनको, इसको नीचे कर दो भाई, ये तो नीचे नहीं हो रहा जी। इसको तो मैंने अभी देखा, मैंने चैट में पढ़ के। क्या अंकित जी, एक ऐसी कैसी बातें लिख कह रहा है, सर आप हमेशा फीमेल फैकल्टी के पास ही क्यों? चलो इसको पता चल गया, अच्छी बात है। बेटा अकेले जबरदस्ती थोड़ी खड़े रहते होंगे। कैसी बातें कर रहा है ये बेटा, मैं समझ रहा हूं तुम्हारा इशारा किधर है, तुम हो गंदे आदमी। ठीक है, चलिए इसने मूड घुमा दिया। ठीक है भाई साहब सूरज झा जी, तो मंजिल में करना क्या है, जो चैप्टर ना आए, ऐसा नहीं कि तुम्हारा प्रिपेयर्ड है पूरा का पूरा, तुम्हें आता है केमिकल बॉन्डिंग तब भी घुसे हो देखने में, नहीं करना है ये काम भाई, नहीं करना है, ये पढ़ना है, बैच इंपॉर्टेंट है अभी पहले आपके लिए। एकदम सत्य बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि भाई जो नहीं आता तो उसके लिए जाओ, क्योंकि अब नहीं है तुम्हारे पास 18 लेक्चर 15 लेक्चर पढ़ने का, उसके लिए जाओ, क्योंकि उसमें इतना कंटेंट एक्चुअली मिलता है, स्लोली पढ़ाया जाता है, 8-9 घंटे में खत्म होता है, तो किया जा सकता है। ठीक है जी। एक लिख रहा है सर पोल खोल रहा है आपकी। अब एक पोल क्या खोलना है इसमें? इसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि मैं किसी ऐसे के पास जाके खड़ा हो गया जहां पे नहीं खड़े होने चाहिए, तो वो भी इंसान ही है ना। अगर बातचीत है, आप सही तरीके से
समझ रहे हो, ट्रीट करते हो लोगों से। नो डाउट लोग आपके आसपास रहने चाहिए। ये आए बड़े गधे कहीं के चलो पढ़ लेते हैं, नहीं तो बच्चे कहेंगे ये क्या कह रहे हो आप। चलिए चैट ऑफ कर देता हूं, अब तुम लोग गंदी गंदी बातें कर रहे हो, गधे हो तुम। चलो डायमंड की बातें करते हैं। डायमंड कैसा होता है? क्रिस्टलाइन लैटिस होता है, डायमंड का क्रिस्टलाइन लैटिस है। अच्छा जी, डायमंड होता कैसा है जी? डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड है। मेरे प्यारों ध्यान से अब पढ़ाई लिखाई शुरू कर देते हैं, है ना जी। हाँ, चाय थोड़ी अंदर चली गई है, अब लग रहा है पढ़ा पाएंगे। तो चलिए दादा लोग इधर देखना, एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड है और हर कार्बन इसी तरीके से 4 कार्बन से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक पूरी समझ लीजिए एक्सटेंशन हो रहा है कोवलेंट बॉन्डिंग का। कोवलेंट बॉन्डिंग का यहां पर क्या हो रहा है? एक्सटेंशन हो रहा है। कोवलेंट बॉन्डिंग के मतलब का कहने का मतलब क्या है भैया? यहां देखो, यहां सब में कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? ये लगातार आगे बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है। तो शब्द यूज किया जाता है एक्सटेंडेड कोवलेंट बॉन्डिंग देखने को यहां पर मिलती है। मतलब एक को, ऐसा नहीं कि दो लोगों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना कहानी खत्म हो गई, मॉलिक्यूल खत्म हो रहा है। वो लगातार एक दूसरे से कनेक्ट होते जा रहे हैं इस तरीके से। और हर कार्बन यहां पर कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या कहते हो? बात सही है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो कैसा होगा? टेट्राहीड्रल होगा। कोई शक समस्या और संदेह तो नहीं है? नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मेरे प्यारे, यहां पर गैप में क्या होगा? यहां पर कुछ ना कुछ यहां पर वाइड्स होंगे, खाली जगह ही निश्चित रूप से इनके बीच में आएंगी। लेकिन ये लैटिस बहुत ही शानदार बना होता है, जबरदस्त बना होता है। ऐसा नहीं कि ऐसा दबा दिया और ये पिचक गए भाई साहब ना। डायमंड के बारे में इतना तो पता ही होगा, हार्ड मटेरियल है, क्रिस्टलाइन लैटिस देखने को मिलता है, क्रिस्टल की तरह यहां पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। चलिए अगली बात नोट करिएगा, क्या लिखा है? कार्बन एटम, हर कार्बन एटम यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगली चीज सुनिएगा, नेक्स्ट वन इज कि भैया रिजिड 3D नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहां पर 3D नेटवर्क का मतलब समझते हो? ऑब्वियसली अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल फैशन में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कंपाउंड्स होंगे, वो तो 3D में होंगे, कोई 2D पेपर का तो होगा नहीं। अच्छा जी, समझ गया सर। ओके, अगली बात देखेंगे, रिजिड 3D नेटवर्क समझ में आया? नेटवर्क समझ में आया? नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं इसको, कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड क्यों बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां बाकायदे हर कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट होते होते क्या कराए बनाएगा? हर तरफ नेटवर्क बनाएगा, है ना जी, पूरा नेटवर्क बनाएगा। नेटवर्क समझते हो? अच्छा जी, समझ ही गए होगे। रेड दिख नहीं रहा है? अरे कोई नहीं, sp3 लिखा है, चलो कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, ये कोवलेंट सॉलिड है। ये कैसा होता है? पहली बात तो सॉलिड है। को सॉलिड के को क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, ऐसा करके डिवाइड करते हैं। ये सॉलिड स्टेट चैप्टर में नेक्स्ट, मतलब जब भी आपका मेंस 1 खत्म होगा उसके बाद पढ़ाया जाता है। तो पहली बात जानिए, कोवलेंट सॉलिड का मतलब यहां पर कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ये एक ऐसा कंपाउंड बना है जो सॉलिड स्टेट में है, इसीलिए इसको कोवलेंट सॉलिड कहते हैं। अगला देखना, ये सिर्फ ना स्टेटमेंट एक एक बार जाननी है, इसमें कुछ कठिन चीज नहीं होती, बहुत आसान है। सारे कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या सेम है? अरे भैया हर तरफ sp3 कार्बन जो है आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे। जब बॉन्ड की ओवरलैपिंग, जो बॉन्ड में ओवरलैपिंग हो रही है वो सेम है, तो निश्चित रूप से ऐसा होगा। चलिए ठीक है। अरे यार तुम तो पीछे पड़ गए जी, बुड़बक बालक हो जी। लो, sp3 टेट्राहीड्रल, क्लियर है अभी? ठीक है जी, चलो अब अगली लाइन पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है? लिखा है भैया वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। ऑब्वियसली इसको, डायमंड को तोड़ना क्या है? कठिन है, एक तो हार्ड मटेरियल है। इस शब्द पढ़ना ये पेपर में आ सकता है, एक्सटेंडेड कोवलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलती है। कोवलेंट बॉन्डिंग है, ये बात समझने में दिक्कत नहीं है। एक्सटेंडेड का मतलब है लगातार वो एक दूसरे के साथ जुड़ करके कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। डायमंड क्या है? एक हार्डेस्ट मटेरियल है एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। आई थिंक ये बेसिक बात इतना कमोवेश आप 10th में भी जानते थे, बहुत बेसिक था अंतर, बस sp3 और ये सब का आ जाता है, क्योंकि वो पूछते हैं कि बताइए यहां पर जो कार्बन है उस कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। बोलो मेरे प्यारे, अभी बात ठीक लग रही है क्या? चलिए ठीक है जी, नोट करना चाहे नोट करें, नहीं तो बाद में नोट करें। अरे ओ प्यारे, ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं भैया। ग्रेफाइट कैसा होता है? ग्रेफाइट क्या है ना, हेक्सागोनल सीड्स होती है, मतलब हेक्सागन्स एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्टेड है। ऐसे समझो, एक रिंग जो ये वाली दिख रही है, इससे कितने रिंग्स कनेक्टेड है? 6 कनेक्टेड है। इसी तरीके से इससे भी 6 कनेक्टेड है, 6 6। इस तरीके से क्या होगा? पूरी एक 2D सीट बन जाती है।
ठीक है, पूरी एक 2D सीट बन जाती है। अब इसके अंदर की बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं ये किस तरीके से होता है। देखिएगा, पाई बॉन्ड बना दीजिए, यहां पर अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स बनाने हैं। क्या करने हैं? अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स बनाने हैं। तो यहां पर जैसे इस तरीके से बना लिया, यहां बना दिया, यहां बना दिया, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स आप बना दीजिए इस तरीके से, है ना, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स बना दीजिए। अब अल्टरनेट पाई बॉन्ड का क्या फायदा होता है, कहीं जीवन में सीखा है क्या आपने? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अल्टरनेट पाई बॉन्ड इतना तो पढ़ा होगा भैया, तुम ड्रॉपर में हो, ये बात तो कंफर्म है, ये बात तो पता है ना। तो इस तरीके का आगे का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है प्यारे। अरे ओ, इतना होगा कि नहीं? हाँ, तो यहां पे क्या होगा, देखो भाई, ये आगे की तरफ इस तरीके से होगा, यहां पर ये, मतलब इस तरीके से पूरी सीट हो गया। पूरा तो अपन बना नहीं सकते, तो जितना बना पाते हैं उतना बना के दिखा दे रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके का होता है ग्रेफाइट, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि यहां पर रेजोनेंस की फिनोमिना होगी। क्या होगी? रेजोनेंस। ये तो मैंने ही क्लास में पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ाया क्या? यहां पर ये लाओगे, फिर ये यहां ला सकते हो, फिर ये यहां ला सकते हो। तो इस तरीके से एक कायदे का रेजोनेंस देखने को यहां पे मिल जाता है। अल्टरनेट क्या है, यहां पर आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मिलते जा रहे हैं, ठीक है जी। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो कुल मिला के यहां पर रेजोनेंस की फिनोमिना हो रही है। अच्छा, अगर मैं इसी एक कार्बन पर चर्चा करूं प्यारी, एक कार्बन को लेते, किसी एक कार्बन को ले लो, चलो मान लो इस कार्बन को मैं टारगेट करता हूं। इस कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड है? सर हमको तो जहां तक दिख रहा है यहां पर डबल बॉन्ड कार्बन। देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां पर सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। ये क्या? बोलो प्यारे, यहां पर देखो, ये वाले को सिंगल बॉन्ड और यहां पर डबल बॉन्ड, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। अब एक बात देखते हैं कि ये किस तरीके से पाई, मतलब किस तरीके से बॉन्ड बना होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में? 4। तो 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन चला गया सिग्मा बनाने में। किसी को शक समस्या संदेह तो नहीं है? अरे बोलो रे प्यारे, क्या बोला मैंने? 1 2 3, 3 यहां पर क्या है? सिग्मा। एक यहां पर पाई बॉन्ड बनाएगा। एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 टोटल होते हैं। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, ये रेड वाला इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है? पाई बॉन्ड बना रहा है, मान लीजिए, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर कार्बन यहां पर आपको कैसा दिखेगा बताइए? हाइब्रिडाइजेशन बताओ। वेरी गुड, अरे किसी ने पहले से लिख रखा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे है। यहां पर क्या होगा? sp2 होगा। और अगर sp2 होगा तो कोई ऐसा है जो ये मना कर पाए कि भैया प्लेनर नहीं होगा? ऑब्वियसली हर कार्बन यहां पर अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो प्लेनर तो होना ही है। इसमें कोई शक समस्या और संदेह तो आनी नहीं है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में सीख लेते हैं। इतना ही होता है कौन भैया? आपका ग्रेफाइट। अब इसके बारे में सीखना है, जानना है। चलिए अब अगला लिखिए, फ्लैट लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागन्स। फ्लैट का मतलब क्या होता है? 2D सीट। फ्लैट लेयर्ड मतलब यहां पे बताता हूं, कई सारी लेयर्स होती हैं, केवल एक लेयर नहीं है। एक लेयर को ग्रेफीन कहते हैं, पढ़ना नहीं है, है ना, लेकिन कई सारे ग्रेफीन्स आपस में जुड़कर ग्रेफाइट बनाते हैं। क्लियर है जी? तो हमने क्या कहा? फ्लैट लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर का मतलब चलो यही बता देता हूं। मान लो एक लेयर ये है, ध्यान से सुनना, अरे ओ प्यारे ध्यान से सुनना, क्या बता रहा हूं। मैंने क्या कहा? ये देखिए, ठीक है, ओके ओके। यहां पर देखना भाई, फ्लैट लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागन्स। अब ये जो है ना, मैं कह रहा हूं ये एक लेयर है, मान लो इस लेयर को यहां मैं बना रहा हूं, तो ये है लेयर 1, LAYER, लेयर 1। इसी तरीके की दूसरी लेयर होगी लेयर 2। क्लियर है? तो यहां पर 2 3 4 ऐसे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और ये आपस में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी होती हैं। बहुत ही कमजोर टाइप के वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी होती है, क्योंकि यहां कोई आयनिक वायनिक तो है नहीं, है ना। आपस में ये कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं लेयरिंग में, मतलब लेयर में यहां पर क्या? कोवलेंट बॉन्डिंग। लेकिन एक लेयर का दूसरे लेयर के बीच में क्या रहता है? बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या है मेरे प्यारे? अरे जल्दी बोलो, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका वंडरवॉल होता है। जहां आयनिक नहीं है, मेटालिक नहीं है, वहां वंडरवॉल आकर चिपक जाता है नॉन पोलर के चक्कर में। इतनी बात ठीक है? अच्छा, और यही वजह है मेरे प्यारे, ध्यान सुनना, यही वजह है कि जैसे मैं कहूं कि तो ये जो अपना ग्रेफाइट है ना, ये एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज होता है। अब ल्यूब्रिकेंट क्या होता है? अरे भैया कभी साइकिल वाइकिल चलाई है क्या? जब साइकिल चलाते हैं तो उसमें वो लग जाता है ना, जंग लग जाती है, या क्या कहते हैं भैया तुम लोग, जो भी लग जाती, जो तुम बोलते हो, तो हम क्या लगाते हैं? ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस क्यों लगाते हैं? ताकि उसमें वो थोड़ा सा फ्रिक्शनलेस हो पाए। देखो फ्रिक्शनलेस
एकदम ही कंप्लीटली पॉसिबल नहीं, हाँ थोड़ा सा फ्रिक्शन क्या हो पाए, कम हो पाए, इसके लिए हम ल्यूब्रिकेंट लगाते हैं। तो या तो कभी कभी देखते हो वो ऑयल डालते हैं, वो साइकिल बनाने वाले भैया लोग क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं, ताकि वो क्या हो पाए, ठीक हो पाए, ठीक है जी, जिससे फ्रिक्शन क्या हो वहां पर कम हो पाए, उसी को ल्यूब्रिकेंट कहते हैं। तो सर ग्रेफाइट तो इतना सॉलिड है, आप इसको कैसे ल्यूब्रिकेंट के रूप में यूज कर लोगे? तो मैं भी ये नहीं कह रहा हूं कि ये नॉर्मल जिंदगियों में यूज होता है, ये यूज होता है हाई टेम्परेचर्स पर। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी सी मशीन है, ध्यान सुनते जाना, ये सब पढ़ा दूंगा, याद करा दूंगा, इसकी तुम्हें चिंता नहीं है ना, ये सब मेरा काम है, पांडे जी अपना काम निभाना जानते हैं। सुनिएगा, मान लीजिए कोई मशीन है और वो मशीन इतना काम करती है कि भैया उसके अंदर अंदर भैया क्या हो गया है, मान लीजिए कि मैंने कहा 400 डिग्री सेल्सियस पर कोई काम चल रहा है, 400 डिग्री सेल्सियस पर कोई काम चल रहा है और वहां पर कहीं ना कहीं फ्रिक्शन आ रहा है। अब उस फ्रिक्शन को कम कैसे करेंगे? अगर तुम 400 डिग्री टेम्परेचर के जो मशीन होगी उसमें तुम तेल डालोगे कि लाओ तेल डाल देते हैं, इससे इसकी फ्रिक्शन कम हो जाएगी, भैया 400 डिग्री सेल्सियस 50-60 डिग्री सेल्सियस पर तो तेल उड़ जाएगा, 100 डिग्री तक तो आराम से उड़ जाएगा सारा तेल, जितना भी आप जानते होंगे एज ए ग्रीस वीस। आप सोचो, इसका मतलब वहां ग्रीस तो नहीं यूज हो सकता, क्योंकि वेपराइज हो गया तो काम ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो हीट बर्दाश्त भी कर पाए, रह भी पाए, और क्या होता है ज्यादा टेम्परेचर पर फिर ये अच्छे तरीके से ग्रीस का काम कर पाते हैं, और इनको यूज करते हैं ताकि अब उस मशीन में जहां कहीं भी ल्यूब्रिकेंट की जरूरत हो और ये कर पाए। अब बात आती है ल्यूब्रिकेंट का काम ये कैसे करते हैं, मतलब ल्यूब्रिकेंट का काम करने के लिए फिसलना जरूरी है ना, जब तक आप फिसलते नहीं है, मतलब सरफेस पे किसी, तब तक वो आप ल्यूब्रिकेंट का काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, फ्रिक्शन को कम करने का यही एक तरीका है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो लेयर्स होती है ना, ये लेयर एक दूसरे के ऊपर चलती हैं, समझ रहे हो? तो जहां कहीं भी जरूरत होगी इसको भाई साहब को डालेंगे, और एक लेयर दूसरे लेयर पर हल्का फुल्का मूवमेंट करती है, और इसी मूवमेंट की वजह से ये ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज कर पाते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा, मैं लिखवा दूंगा, ऐसा नहीं कि इससे काम बन गया, नहीं नहीं, इससे काम नहीं बना, सब लिखवाया जाएगा, सो डोंट वरी। अगला क्या है, हर कार्बन यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। फिर क्या लिखा है, लेयर्स आर हेल्ड बाई वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड किए जाते हैं आपस में। अच्छा जी, समझ में बात आ गई है। आर्यन दुबे कह रहा है पता नहीं क्या, रे भाई दिमाग का कमजोर इंसान है भाई, गधा ही पैदे हुए हमारी कुछ क्लास में, ऐसी ऐसी बातें लिखते जो बोल भी नहीं सकते। चलो अगला देखते हैं भैया, अगला देखते हैं भैया। अरे एक कह रहा सर फ्लूइड ही मेरे प्यारे, इतने एक तो हाई टेम्परेचर पे यूज कर रहे हो, और अगर तुम नॉर्मल फ्लूइड यूज करोगे तो वेपराइज हो जाएगा ना इजीली, इसीलिए तो सॉलिड फॉर्म यूज हो रहा है वहां पे, समझ रहे हो तुम? वहां पे कोई ऐसा नहीं कि सॉलिड, तुम्हें जिस तरीके से तुम सॉलिड सोच पा रहे हो उस तरीके का सॉलिड थोड़ी ना वहां जाएगा। एक तो हाई टेम्परेचर है, और जैसा ये ग्रेफाइट है उसकी जरूरत है एक्चुअली वहां पर उस फॉर्म में, ठीक है? ओके ओके, चलिए अगला देखते हैं। ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर सेम ड्यू टू रेजोनेंस, क्या लाइन सही लिखी है यहां पर, हर कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सेम होती है। ये रेजोनेंस वाली फिनोमिना हमने कायदे से देख लिया था। अच्छा जी, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? सब लोग बोलेंगे इतनी में कोई दिक्कत नहीं है। चैट एक बार ऑफ कर देता हूं, फिर थोड़ी देर बाद ऑन करेंगे, क्योंकि ये सारे बकवास करते हैं यार, गंदे लोग हैं इतने, बहुत गंदे लोग हो जी तुम लोग। हाँ अच्छा, एक चीज और पढ़ाना था यार, डैंगलिंग बॉन्ड्स पढ़ा दूं? चलो थोड़ी देर बाद पढ़ाता हूं, थोड़ी देर बाद पढ़ाता हूं। ये क्या था भाई, ये क्या था, ये आपका क्या है, हेक्सागोनल सीट है। देखो एक सीट है 6 कार्बन की बनी हुई, 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, तो ये जो सीट बनी हुई है ये आपकी लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ऐसे बहुत सारी लेयर्स होती हैं। इनके बीच में क्या होता है देखना, इनके बीच में ये वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। थोड़ा सा मैंने प्रेजेंटेशन ठीक करा है, एनसीईआरटी में ऐसा ही दिखाते हैं वो, ठीक है जी। चलिए अब ये लाइन बस आपको पढ़ा रहा हूं, सुनना ध्यान से। क्या लिखा है, ग्रेफाइट क्लीवेज मतलब टूटता है इजिली बिटवीन द लेयर्स, लेयर्स के बीच में से आराम से वो क्या करता है, टूट सकता है, इस तरीके से स्लिप कर सकता है। देयरफॉर इट इज वेरी सॉफ्ट, क्या है ये, बहुत ही सॉफ्ट एंड स्लिपरी है। सॉफ्ट एंड स्लिपरी बिहेवियर उनका लेयर्स के बीच में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से होता है। फॉर दिस रीजन ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ड्राई, देखो ड्राई ल्यूब्रिकेंट इन मशीन्स रनिंग एट हाई टेम्परेचर वेयर ऑयल कैन नॉट बी यूज एज अ ल्यूब्रिकेंट। ये पूरी बात मैंने पहले ही कायदे से सिखा दी, यहां अंग्रेजी लिख दिया उन बच्चों के लिए जिनको बाद में पढ़कर समझना होगा। अगली बात क्या है, ये पढ़िए क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड
यहां पर फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पाई बॉन्ड बनाता है। पीछे बातचीत हुई थी क्या, हुई थी। दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू माइग्रेट इन द सीट। अब सुनो ये क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो अगर मान लो यहां पाई बॉन्ड है, इस तरीके से आप अल्टरनेट कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड बनाते हो, है ना। इस तरीके से आप क्या करते हो, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, मान लो डबल, फिर यहां पे सिंगल कर देता हूं। कॉन्जुगेशन इस तरीके से देख लो थोड़ी देर के लिए, है ना, यहां तक। मैंने पूरा नहीं बनाना है भैया, थोड़ा सा समझाना है। अब ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के चौथे इलेक्ट्रॉन, हर कार्बन के चौथे इलेक्ट्रॉन ने क्या कर रखा है, पाई बॉन्ड बना रखा है। और वही चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर मूवमेंट करता है, रेजोनेंस करता है। अब बताइए आप, अगर अगर मान लो मैंने इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास करी, लेयर से, सुनना, मान लो ये लेयर है, यहां से मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूवमेंट होते हुए आराम से यहां तक रेजोनेंस कर पाता है। तो सीट के एक कोने से दूसरे कोने तक इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो होकर के चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए लिखा है कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर अलोंग द सीट, सीट के अलोंग, 2D सीट के अलोंग, 2D लेयर के अलोंग, 2D सीट के अलोंग क्या है प्यारे, मैंने क्या बोला, ये एक अच्छे कंडक्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनका जो पाई इलेक्ट्रॉन है, चौथा जो इलेक्ट्रॉन है, वो भाई साहब आराम से माइग्रेट कर पाता है। लेकिन शब्द पकड़ना, बट अलोंग द सीट, बट सेमी कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द सीट। ऑब्वियस सी बात है, परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे, अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी इधर से पास करी तो ये आराम से इधर की तरफ पास नहीं होगा, लेयर्स के इधर, बल्कि लेयर में पास होना आसान है। इस तरीके से पास होने में ये सेमीकंडक्टर का बिहेवियर रखेगा। और क्यों रखेगा, सिंपल है मेरे भैया, यहां कोई इलेक्ट्रॉन का नॉर्मली ट्रांसफर थोड़ी हो पा रहा है भाई, यहां से यहां कोई रेजोनेंस की फिनोमिना थोड़ी चलेगी। रेजोनेंस की फिनोमिना पहली बात तो 2D सीट पर होती है, प्लेनर में होती है, और वो यही होती है सीट के अलोंग। इसीलिए शब्द लिखा जाता है कि ये जो भाई साहब हैं वो सेमीकंडक्टर की तरह काम करते हैं, परपेंडिकुलर टू द सीट। और ये बात आपको आनी चाहिए, ठीक है जी। मुझे लगता किसी को दिक्कत है, बातें सीख जाओ, ये इंपॉर्टेंट बात है और कोई बात नहीं है जी। ओके, अरे रुक जा रहा, हाँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट, ये सबको आता है, ये लाइन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नो दैट ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप। ये थर्मोडायनेमिकली क्या है, मोर, ये कहां पढ़ा था आपने, सर ने पढ़ाया है फिजिकल में, जब हम पढ़ रहे थे थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। वहां पे आता है ना कि कार्बन का जो ग्रेफाइट वाला फॉर्म है उसके लिए डेल्टा एच फॉर्मेशन हम 0 लेते हैं, और 0 लेते इसीलिए हैं भैया, जो कि हमारा थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप है, इसलिए, ठीक है जी। वहां पे डायमंड नहीं लेते, वहां पे फुलरीन नहीं लेते, वहां पे हम ग्रेफाइट लेते हैं। तो ये वाली बात तो आपको पहले से आनी चाहिए, ठीक है जी। ये क्या है, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप है, इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। मुझे नहीं लगता किसी को यहां पर दिक्कत है, कोई समस्या है तो बता दीजिए, जल्दी से समस्या बता दीजिए, क्योंकि अब मैं चैट ऑफ करके थोड़ी थोड़ी देर पढ़ाऊंगा। हाँ, नाइट्रोजन सो जाए कैटनेशन प्रॉपर्टी, नहीं, आदर्श सो नहीं करता। फोर्थ इलेक्ट्रॉन मींस, अरे अभी बताया था रे, फोर्थ इलेक्ट्रॉन का मतलब ही नहीं समझे रे दादा। अरे एक कार्बन जब 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, सिग्मा बनाएगा अगले कार्बन से, सिग्मा बनाएगा अगले कार्बन से, सिग्मा बना देगा अगले कार्बन से। तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए अभी तक, 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ, पहले पहले अगले सिग्मा बनता है, तो 3 तक तो सिग्मा में चले गए, तो चौथा मतलब अब जो भी है उसको चौथा कहोगे ना जी, इस वाले के साथ कनेक्ट करोगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अभी पाई बॉन्ड बना रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना रहा है। तो कुल मिला के शब्द है केवल, मूवमेंट पाई बॉन्ड करता है, लिखते क्या है कि चौथा इलेक्ट्रॉन कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो पाई बॉन्ड बनता किससे, चौथे इलेक्ट्रॉन से बनता है। चलिए, मेरी समझ से किसी को दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब ये पढ़ते हैं, इसमें तो फ्रस्ट्रेशन है, बच्चे रट्टे मार रहे हैं, रट्टे मार रहे हैं भाई, रट्टे मार रहे हैं कि इनमें अंतर क्या होगा, कुछ याद नहीं होता, सारा डेटा खराब कर देते हैं, उल्टा सीधा करके आते हैं। तो उनको भैया मैं यही क्लास में याद कराऊंगा, खोपड़ी खोल के रखना अपनी, हाँ, ताकि मैं जो पढ़ाऊं वो जा पाए वहां पे। अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, तो बताइए, आप खुद बताइए, डेंसिटी डायमंड या ग्रेफाइट की किसकी ज्यादा होती होगी, डायमंड या ग्रेफाइट की। अरे भैया, डायमंड में कम से कम एक चीज तो ये है कि हर कार्बन 4 कार्बन से इस तरीके से कनेक्टेड है, हर कार्बन 4 कार्बन से इस तरीके से कनेक्टेड है। भैया जब हर कार्बन 4 कार्बन से लगातार कनेक्शन में रहता है तो वहां डेंसिटी के बढ़ने का चांस है, घटेगा, डेंसिटी कम कहां होगा, क्योंकि लेयरिंग जहां पे होगी, अगर लेयरिंग होगी तो एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में गैप ज्यादा होता है भाई, एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में गैप ज्यादा होता है। फिर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रेफाइट में कम आएगा। कम आने के पीछे रीजन क्या है कि लेयर 1 एंड लेयर 2 के बीच में डिफरेंस ज्यादा है। अब भाई 2 लेयर में उतना, अब जैसे यहां कोवलेंट बॉन्ड होता है तो हर कार्बन
कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां एक सीट दूसरे सीट से मेरे प्यारे वंडरवॉल से जुड़ा है, तो थोड़ी सी दूरी बन गई तो अगर एक कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लो 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लो, तो उसमें यहां पर डेंसिटी कम मिलेगी, क्योंकि उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपका ये कौन सा आएगा, वो आएगा जो बीच में ये वाली वैसे खाली जगह तो नहीं होती, चिपके ही होते हैं, लेकिन उतने नहीं जितने इधर चिपके होते हैं। कुल मिला के कहने की बात ये है। अच्छा जी, इस तरीके से आपने कहा, कमेंट भी भरा पड़ा है कि भैया डायमंड की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। चलो अच्छी बात है। अगली बात देखना, कंडक्टिविटी दो तरीके से पढ़नी है। पहला वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कौन बताएगा? पढ़ा लिखा आदमी बात करे, मजा आता, आनंद आता है। सर मेरा मन कर रहा है कि मैं उसको डायमंड दे दूं। बेटा डायमंड खरीदने के लिए कमाना भी पड़ता है। डायमंड ऐसा नहीं होता कि तुम बाजार में गए, किसी चीज के ऊपर डायमंड लिख करके लाके दे दिया। बेटा 2 मिनट में समझ जाएगी वो। हाँ, लड़कियों को वैसे भी थोड़ा सिक्स सेंस अच्छा होता है उनका, तो तुम उनको बेवकूफ नहीं बना पाओगे दादा, तो बनाना भी नहीं है। तो इसलिए क्या करना है, अरे ओ प्यारे, क्या करना है, असली वाला खरीद के डायमंड देना है। अच्छा जी, आजकल राजवन सर ने पता नहीं क्यों खरीदा, ये मुझे नहीं पता चल रहा है बस। हाँ चलिए अगला देखते हैं भाई। अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं तो यहां पर डायमंड और ग्रेफाइट में अच्छी कंडक्टिविटी ऑब्वियसली किसकी होगी, ग्रेफाइट की। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट में पाई, यहां पर हिंट लिख देता हूं ना, थोड़ा पता रहेगा, क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड मौजूद है और रेजोनेंस की फिनोमिना चल रही है, तो नो डाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस तरीके से भागता है। लेकिन प्यारे ध्यान से, अगला थर्मल कंडक्टिविटी कोई इलेक्ट्रॉन के थ्रू नहीं चल रहा होता है। क्या इलेक्ट्रॉन के थ्रू नहीं चल रहा होता है? तो ये कैसे चलते हैं भैया? मान लीजिए यहां पर हम हीट करते हैं, ये तो इंडक्शन का मामला होता है। फिर ये क्योंकि हर कार्बन अच्छे से इस तरीके से कनेक्टेड होता है, इसलिए हीट ना हर तरफ इजीली फ्लो कर पाती है। बट यहां अच्छे से कनेक्टेड नहीं, एक लेयर में हीट फ्लो करना अलग बात है, बट ओवरऑल ग्रेफाइट में उतना अच्छे से नहीं हो पाता जितना कि यहां हो पाता है। तो थर्मल, अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो भैया डायमंड में ज्यादा पाया जाता है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेफाइट। इसको कहते हैं थर्मल वाइब्रेशन, जो है कहते हैं कि मूव करता है बॉन्ड्स के थ्रू इजिली मूव कर पाता है। दैट्स वाई यहां डायमंड में थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। चलिए अब एक बात बताऊं, पढ़े लिखे लोग अभी याद भी करवा दूंगा रिलेट करके, मुझे पता है यहां कुछ लोग भूल जाएंगे। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अभी मैंने पढ़ाया था ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन है। डेल्टा एच फॉर्मेशन किसका जीरो आता है? किसका जीरो आता है भैया? डेल्टा एच फॉर्मेशन जीरो आता है भैया किसका? ग्रेफाइट का। तो इन्हीं के आधार पर चेक करते हैं बाकियों को ना जी। तो यहां पर हम क्या कहेंगे भैया? अरे बोलना प्यारे, ये थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है। अब एक चीज देखो, याद कैसे होगा? थर्मोडायनेमिकली स्टेबल ये है, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है? इनकी। तो ये तो उल्टा होना ही था, स्टेबल और कंडक्टिविटी एक दूसरे के उल्टे रिलेशन में है। ठीक है जी, चलिए अगला बात करते हैं। बॉन्ड लेंथ बताओ, कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे मजा ही आ जाए भाई, मजे ही मजे। कार्बन कार्बन के पास ये सिंगल बॉन्ड है डायमंड के अंदर, बट कार्बन कार्बन में यहां पर रेजोनेंस की फिनोमिना होने की वजह से यहां पर क्या है प्यारे? यहां पर इस तरीके से पाई बॉन्ड करेक्टर आएगा। कोई पढ़ा लिखा आदमी कहता है, किसी ने ग्रेफाइट का जवाब दिया, बहुत गधे इंसान हो भाई तुम, सुपर लेवल के हो भैया प्यारे तुम। अरे समझे, अरे ओ प्यारे समझे क्या? कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कैसी आएगी? बड़ी आएगी। रेजोनेंस की फिनोमिना भैया बॉन्ड लेंथ छोटी करती है। प्यारो भूल गए क्या? अरे भूल गए क्या भाई? हाँ सर नहीं भूलेंगे, भूलने ही नहीं देंगे। अगला करो भाई। अगली चीज क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। ये तो किसको नहीं आता यार। मेल्टिंग पॉइंट हमें पता है किसका ज्यादा है भैया? डायमंड का। एक तो हार्डेस्ट मटेरियल है और ये इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेफाइट के। कोई शर्म लिहाज की बात तो इसमें नहीं है। आई थिंक सबको यहीं पे याद हुआ होगा। कुछ नहीं है दादा, जहां तुम परेशान होगे वो ये हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। एक कोई चीज आपको पता होनी चाहिए, और आपको ये पता है, देखो ये पता है, इसका जस्ट उल्टा थर्मल कंडक्टिविटी में आता है। इस बात से ही कंफर्म हो जाएगी कहानी। ठीक है जी, चलिए यहां जी फॉर ग्रेफाइट हो रही, बाप रे। एक पूछ रहा है सर ये जी फॉर क्या लिखा है? दादा मुबारक हो, तुम बहुत आगे जाओगे, तुम इतना आगे जाओगे कि जिसके बाद सूर्य, चंद्रमा, आसमान, पृथ्वी, स्वयं भगवान सब खत्म हो जाते हैं। तुम इतना दूर जाओगे बेटा। ठीक है जी, हाँ चलो
अब बात करते हैं फुलरीन्स की। फुलरीन्स क्या है भैया, इनको पढ़ते हैं बकमिंस्टर फुलरीन C60। यहां पर कार्बन नंबर 60 फिक्स होते हैं। अच्छा एक सवाल पूछता हूं यार, मजेदार सवाल है, ये बात बताओ, डायमंड और ग्रेफाइट में कितने कार्बन होते हैं? चलो बताओ, डायमंड एंड ग्रेफाइट में कितने कार्बन होते हैं? बोले रे बोलो बोलो। पता नहीं कौन था भाई, पूरा खत्म हो जाता है, इसके बाद आके कहता है सर ये जी क्या लिखा था आपने? बेटा वो तेरी वाली का नाम नहीं है, तू सोच रहा हो कि जी के बाद एफ लगाऊंगा, नहीं नहीं, वो तेरे बस की बात नहीं है दादा। हाँ, पंकज सर ने बताया था राजवन सर की शादी है। यार ये आदमी मुझसे छुपाता है, सबको बता देता है, गजब आदमी। मैं तो साथ ही बैठता हूँ यार। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जिस रूम से निकालना पड़ जाएगा उसको। ये सब यार पंकज सर को ही पता है, पता नहीं कैसे पता है। मुझे भी थोड़ा शक है, ऐसा तो होता नहीं है कि मुझे ना पता हो, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। चलिए यहां पर क्या है भैया, फुलरीन्स में हम कहेंगे बकमिंस्टर फुलरीन 60 कार्बन होते हैं। आप एक गधे इंसान ने देखो क्या जवाब दिया, मस्त। मैंने पूछा कि डायमंड और ग्रेफाइट में कितने कार्बन, कहता था बहुत सारे। हाँ, इसको ये कहते हैं कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, हम फिक्स नहीं कर सकते, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बना सकते, ठीक है जी, क्योंकि वहां पर डिपेंड करता है कि आपका डायमंड कितना बड़ा है। डायमंड कितना बड़ा है उसी से। अब यहां फुलरीन तो एक 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 फुलरीन पर बात हो सकती है, क्योंकि एक फुलरीन में 60 कार्बन होते हैं, ये फिक्स है, समझ रहे हो। वहां पर फिक्स नहीं है भाई, वहां पर वैलेंसी ऐसा लास्ट में। चलो अभी यहां पे बताऊंगा, चलो बता ही देता हूं, सुनो ध्यान से। अगर मैं मान लो डायमंड की बात करूं ऐसे, तो कहीं ना कहीं मान लो कि मेरा डायमंड इतना बड़ा है, तो कहीं ना कहीं पक्का ऐसा किनारे की तरफ होगा जिस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगी। ये जो डॉट लाइन का मतलब है, इधर कोई नहीं लगा होगा। तो पता है इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? डैंगलिंग बॉन्ड्स कहते हैं। अभी आएगा, इसको क्या कहते हैं? डैंगलिंग बॉन्ड्स कहते हैं, लिख के सब मिलेगा। इसको डैंगलिंग बॉन्ड्स कहते हैं। डैंगलिंग बॉन्ड्स का मतलब जहां पे वैलेंसी सेटिस्फाई ना हो पाए, तो कंट्रोल नहीं है नंबर ऑफ कार्बन पर आपका, तो इसलिए नंबर ऑफ कार्बन उसका नहीं बता सकते अपन, ये बताना होता नहीं बता सकते, ठीक है जी, बहुत सारे नहीं, ठीक, इतनी बात समझ में आई। दूसरा, कहीं ना कहीं तो किनारे की तरफ कोई ना कोई तो कार्बन ऐसा होगा जिसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी, इन डायमंड एंड इन ग्रेफाइट ऑल्सो, ठीक है जी। तो दोनों में क्या कहते हैं कि देखो, दोनों में डैंगलिंग बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जहां पर वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती है ना, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि आपने मान लो इतना बड़ा डायमंड लिया, तो सबसे किनारे जो कार्बन होगा उस कार्बन की वैलेंसी थोड़ी ना भरी होगी, इसीलिए वहां पर कह देते हैं कि डैंगलिंग बॉन्ड्स मौजूद हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बाकी सब लिख विख के मिलेगा, सब मिलता जी यहां पे। हाँ, चलिए अब अगली बात क्या करनी है, अब देखना, ये गजब की चीज है भैया, बढ़िया भी समझ में आएगा। फुलरीन में दो तरीके के रिंग्स होते हैं, एक होता है भैया पेंटागन, एक होता है भैया हेक्सागन। तो ये जो पेंटागन है, कृपया ध्यान से सुने, ये जो पेंटागन है पेपर में कई बार आ चुका, इवन एडवांस पूछ चुका है, तो ध्यान रखना, 12 तो यहां पर पेंटागन है और यहां पर टोटल 20 हेक्सागन है, यहां पर टोटल 20 हेक्सागन है। तो 20 हेक्सागन है, 12 यहां पर पेंटागन्स हैं। पहले ये शब्द आपको याद होने चाहिए, ये पेपर में बार बार पूछा गया है। मैं दोबारा एक बात कहता हूं, ईसा जी क्या कह रही हैं, सर आप मेरा मैसेज नहीं पढ़ते हैं। अरे अगर सबका पढ़ूंगा तो इधर कैसे पढ़ूंगा जी, पढ़ाऊंगा। हाँ इधर देखना भाई, जो पेंटागन है वो कितने हैं? 12 पाए जाते हैं, फुलरीन में 20 पाए जाते हैं हेक्सागन, ठीक है जी। अब यहां पर देखो, जो 12 पेंटागन्स हैं वहां पर ये जो आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच में जो ये लाइन है, इसको क्या कहेंगे? एज कहेंगे, ऑब्वियसली एजेस कहते हैं। तो जो ये एजेस हैं, यहां पर किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। 5 मेंबर्ड के किनारे सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, 5 मेंबर्ड के किनारे सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग होती है। अब इसका मतलब समझ में आएगा। और 6 मेंबर्ड में क्या होता है? एक 5 एक 6, फिर एक 5 फिर एक 6, फिर एक 5 और फिर एक 6, ठीक। और ये सब पेपर में पूछा जाता है, सब पेपर में पूछा जाता है। दोबारा सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे, मैंने क्या बोला। पहली बात तो ये जानिए कि बकमिस्टर फुलरिंग या 660 के अंदर दो तरीके की रिंग्स पाई जाती हैं, एक है पेंटागन, दूसरा हेक्सागन। सुनते जाइएगा, धीरे धीरे याद करा दूंगा। 12 क्या पाया जाता है? पेंटागन। 20 पाया जाता है हेक्सागन। अब एक सिंपल सी बात है, यहां देखो इवन नंबर है, यहां पर एजेस का या कहो बॉन्ड्स का इवन नंबर है। इवन नंबर है तो ये गेम यही खेल सकते हो तुम कि 5 6 5 6 5 6, है ना। जो अल्टरनेट वाला गेम है,
इवन नंबर होने पर ही खेल पाओगे। यहां पर क्या है देखो, जो ये पेंटागन है, पेंटागन में ये बॉन्ड्स कितने हैं, 5। अब 5 में तो तुम ये नहीं लिख सकते ना कि 5 6 करके, फिर खराब हो जाएगा, वो सिस्टम बनेगा नहीं। तो याद भी याद रखना बड़ा आसान है कि पेंटागन में किनारे किनारे 6 मेंबर्ड है, और हेक्सागन में क्या होता है, इस तरीके से 5 6 करके रहता है। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या है अभी समझ में आएगा। हाँ, अब एक बात आती है कि सर ये 12 और 20, मैं आपको बताता हूं, अक्सर बच्चे 12 और 20 तो याद रखते हैं, उनको भूल ये जाता है कि पता नहीं ये पेंटागन 20 था या हेक्सागन 20 था। अब वो ये भूल जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं एक अपने तरीके से समझा देता हूं। देखो क्या है, कार्बन कितने हैं, 60। 60 कार्बन को दिमाग में रखो। तो 60 कार्बन को ऐसे समझो, एक पेंटागन, पेंटागन में 5 कार्बन, पेंटागन में 5 कार्बन और 12 पेंटागन हो गए, तो कितने हो गए टोटल, 60 कार्बन। इस तरीके से दिमाग में रखो। एक बात अगर कंफर्म है कि देखो पेंटागन अगर 12 है तो दूसरा वाला कितना होगा, 20। ये जो कंफ्यूजन है इधर उधर स्विच करने का, क्योंकि ये कर चुके हैं, मैंने पढ़ाया था, बट बच्चे पता नहीं गलत ही करके आ गए थे। ठीक है, कहते सर, बाद में कहते सर हमको तो याद ही नहीं आया, हमको लगा 20 तो ये होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर कितने, 12 पेंटागन्स पाए जाते हैं। अब एक, अरे 12 रिंग्स पाई जाती है। पूछ रहे सर ये क्या है, दादा लोग 12 रिंग्स होती हैं, कौन सी, 5 मेंबर्ड रिंग, पेंटागन। ठीक है जी। 20, चलिए चलिए आने वाला है, कुछ अच्छा आने वाला जी, कुछ अच्छा आने वाला है, हेक्सागन। चलो लिख दिया। अब तो समझ में आया, धीरे धीरे याद होगा, याद कराने का तरीका है ये बहुत बेहतर है, इससे दिमाग में टिका रहता है। ठीक है जी, अब गलती नहीं होगी, अब नहीं होगी, अब तो मैं जानता हूं नहीं करोगे तुम। ठीक है, चलो ये देखो, देखो कितना बेहतर बनाया गया आपके लिए। एक क्या है यहां पर, 5 मेंबर्ड रिंग। इस 5 मेंबर्ड रिंग के किनारे किनारे क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग है। तो देखना यहां पर क्या होगा, 6 मेंबर्ड रिंग है। तो ये 5 मेंबर्ड है, इसके किनारे किनारे ये क्या है भैया, देखो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, इसके किनारे ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। अभी तुम्हें ये बनाना नहीं है, केवल देख लो। ठीक है, अब कितने 6 मेंबर्ड रिंग होंगे, ऑब्वियसली 5, है ना भाई, 5 मेंबर्ड रिंग के 5 ही आ सकते हैं। अब बताओ यहां पे देखो, अब पेंटागन बन गए, पेंटागन के किनारे किनारे एक 6 होता है, एक 5। चलो वो देख लेते हैं, वो देख लेते हैं भैया कैसे होता है, ध्यान से देखना। कलर ले लेता हूं ब्लू। यहां देखना, मान लो मैं ये वाला चुनता हूं समझाने के लिए, ध्यान सुनना। यहां पर ये वाला बॉन्ड किसके बीच में है, तो आप कहोगे देखो इस 6 मेंबर्ड के, इस 6 मेंबर्ड के सामने कौन है, देखो यहां पर कौन है, पेंटागन। इस वाली लाइन पे पेंटागन है, लेकिन इस वाले पर देखो, इस वाले बॉन्ड पर क्या मिलेगा, हेक्सागन। अल्टरनेट मिल रहा है, यस। यहां पे देखो ये वाला कौन सा मिल रहा है, इधर देखो तो ये मिल रहा है 6 मेंबर्ड। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। मुझे नहीं लगता किसी बालक को इसमें दिक्कत होगी, मुझे नहीं लगता किसी बालक को इसमें दिक्कत होगी। तो हम ये कहते हैं कि देख प्यारे, यहां पर इस तरीके से अल्टरनेट होता है। सर बाकी कहां चला गया, बाकी भी आ रहा है, देखिएगा, ये देखेंगे, ये थोड़ा ध्यान से देखना भाई, इसको बनाना नहीं है तुमको। तो अब देखो क्या किया, 6 के बगल 6, अब ये वाला कौन सा, ये वाला ऑब्वियसली 5, 6 के बगल 6 के बाद अगली लाइन में क्या आएगा, 5। कोई शर्म की बात नहीं है भाई, मामला ठीक है। अब देखो एक रिंग तो तुम्हें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये कैसा होता है, ये सॉकर बॉल की तरह है, देखिएगा ये केज लाइक मॉलिक्यूल है। मतलब एक तो पहले बॉल समझो, बॉल है ना, कौन सा, आप सॉकर बॉल समझते हो, समझते ही होगे भाई, जीवन में देखा ही होगा। अब ऐसे समझो, अगर मान लो ये निकाल दूं और तुम्हें छोड़ दूं, तो तुम्हें गुफा नहीं महसूस होगी, पूरे केज लाइक मॉलिक्यूल होता ही है। अच्छा जी, अब ये वाली रिंग नहीं दिखेगी तुमको, तो एक्चुअली यहां पे क्या होगा, अगर मैं यहां कहूं इसके पीछे क्या होगा, तो 6 मेंबर्ड रिंग होगी, लेकिन यहां देखो अगला फिर से 5 हो गया। तो वही बात जो मैंने यहां पे बोली है कि इस तरीके से अल्टरनेट आपको दिखेगा। ठीक है जी, ये तुम्हें नहीं बनाना है, तुम्हें खाली देख लो यहां पे। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं। शेप कैसा होता है, सॉकर बॉल की तरह होता है, केज लाइक मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब बात करते हैं पाई बॉन्ड्स की। यहां पे पाई बॉन्ड्स भी मौजूद है, कैसे होगा वो देखना। पाई बॉन्ड्स के लिए एक ही बात ख्याल रखना है कि वो पेंटागन में नहीं आने चाहिए। ये गारंटी देनी पड़ेगी कि भैया पाई बॉन्ड हम कहां नहीं लाएंगे, पेंटागन में। पाई बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ हेक्सागन में आते हैं, ये बात कंठस्थ करने को है। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि देखना, पेंटागन में पाई बॉन्ड नहीं बनाने का मतलब ये होता है कि ये जो यहां गलती से पाई बॉन्ड मत बना देना, यहां गलती से पाई बॉन्ड मत बना देना, ऐसा पाई बॉन्ड नहीं बनाना है आपको, समझ रहे हो। क्योंकि ये बनाने का मतलब है कि ये पाई बॉन्ड पेंटागन में, अब भाई यहां और यहां का मतलब दोनों में है, लेकिन इधर नहीं होना चाहिए। फिर कहां होना चाहिए सर, वो दिखा देता हूं कहां होना चाहिए। देखो भैया हटा रहा हूं मैं, इतना तो समझाने के लिए था ना खाली। अरे सर सब हटा ही दोगे तो कहां पढ़ाओगे आप,
चलो रे ओ ज्ञानी, ज्ञानी दादा इधर देखो, यहां पर क्या होगा पाई बॉन्ड, यहां पर क्या होगा पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड कहां होना चाहिए, ओनली इन हेक्सागन्स। तो 6 के बीच, 6 के बीच, 6 और 6 के बीच पाई बॉन्ड, 6 और 6 के बीच में पाई बॉन्ड, यहां पर क्या 6 के बीच में पाई बॉन्ड, यहां पर गलती से इसके अंदर पाई बॉन्ड मत बना देना। ऐसा क्यों नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है कि क्यों, इसका कोई जवाब नहीं है भाई, अगर होता तो मैं खुद बोल चुका होता। ठीक है जी, तो यहां पर हमें याद करना पड़ता है। और एक्चुअली ये पाई बॉन्ड्स अगर इंटैक्ट हैं, फिक्स हैं, ये वो वाले पाई बॉन्ड है। सर देखो यहां पर तो कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल, सर यहां पर रेजोनेंस होगा, नहीं होगा, ये इंटैक्ट है, यहां से पाई बॉन्ड चल के यहां आ ही नहीं सकता, ये आ ही नहीं सकता। ये बात हमें याद करनी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि याद नहीं करना, याद करना है भाई, समझ गए पहली चीज। दूसरा, अबे एक्सेप्शन गधा ही है, एक्सेप्शन क्या होता है अबे किसी के बारे में तुम पढ़ रहे हो, उसको तुम एक्सेप्शन कैसे बोल सकते हो, जिसने एक्सेप्शन बोला है गधे, तेरा नाम मान ले कुछ है, तेरा नाम मान ले कुछ है, तेरा नाम कुछ ही हो सकता है, ठीक है। अब तेरे बारे में अगर मैं कुछ बताऊं तो कहूंगा कि ये तू एक्सेप्शन है, मतलब कुछ करेक्टर किसी में है किसी में नहीं है, इसका मतलब एक्सेप्शन नहीं होता, सबका अपना एक करेक्टर होता है, ये कहते हैं। अनपढ़ ही है जी, अनपढ़ ही ले आए जी हम अपनी क्लास में। चलिए आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। एक्सेप्शन इसको नहीं बोलते, इसको बोलते कि तुम याद करना है, हाँ याद करना है। अरे कैसा कैसा लोग है जी हमारी क्लास में। हर कार्बन यहां पर कैसा है जी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हर कार्बन आपको sp2 मिलेगा, चाहे जो दिल ले लो, हर कार्बन sp2, ये कार्बन ये हर कार्बन sp2 है, इसके बावजूद ये प्लेनर नहीं है, क्लियर रखिएगा। और दूसरी बात, रेजोनेंस की फिनोमिना क्यों नहीं होती, क्योंकि ये प्लेनर ही नहीं है। रेजोनेंस की फिनोमिना परफॉर्म करने के लिए प्लेनरिटी बहुत ही नीडेड चीज है, नहीं है तो भैया रेजोनेंस गया, क्योंकि ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड्स के पी ऑर्बिटल्स के नहीं हो पाते हैं। यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि रेजोनेंस में कभी भी क्या चाहिए, प्लेनरिटी जरूर चाहिए। अब एक्चुअली ये प्लेनर होता नहीं है, जो बच्चा पूछ रहा है उसके बता दूं एक्चुअली क्या है, ये प्लेनर है नहीं, ये बॉल की तरह है। तो बॉल का सरफेस कैसा होगा, प्लेनर तो नहीं होने वाला, तो रेजोनेंस नहीं होता। अगर रेजोनेंस नहीं होता तो ये वाला शिफ्ट करके भैया कभी यहां नहीं आ पाएगा। ठीक है जी, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, यहां देखो क्या है, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती है। ऑब्वियसली यहां पर ये वाला बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, क्योंकि ये डबल है और ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक, तो 2 तरीके की बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती है। पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए कि जो कार्बन के तीनों एलोट्रॉप्स हैं, वहां किस एलोट्रॉप के अंदर, ध्यान सुनिएगा, किस एलोट्रॉप के अंदर कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 2 तरीके की दिखाई देती है। तो सिर्फ यही आपका फुलरिन है, क्योंकि ग्रेफाइट में रेजोनेंस होता है और उधर डायमंड में सब कुछ sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ऑब्वियसली वहां पे भी बॉन्ड लेंथ सेम है। बट यहां बॉन्ड लेंथ सबकी सेम नहीं होती है। और ये भाई साहब एरोमेटिक नहीं हो सकते। कुछ लोग एरोमेटिक कहते हैं, एरोमेटिक कैसे होंगे यार, पहली बात तो बढ़िया रेजोनेंस चाहिए, एकदम प्लेनर चाहिए, वो सब तो है नहीं यहाँ पे। चलिए अगली बात करते हैं, क्या है ये, तो चलो अब मैं तुमसे थोड़ा सा मैथ पढ़ते हो तुम लोग, तो चलो बताओ, पहले तुमसे एक चीज बताओ, पूछता हूं, बताओ कितने वर्टेक्स यहां पर होंगे 60 कार्बन से बने इस सिस्टम में, 60 कार्बन से बने इस सिस्टम में। प्यारे एक बात बताइए कि कितने यहां पर वर्टेक्स होंगे। सर आप खुद कह रहे हो 60 कार्बन, और वही कार्बन किनारे किनारे हैं जी, वही कोना बनाते हैं। तो ये जो व्हाइट व्हाइट कलर के हैं यही छोटा सा कोना है, मतलब बॉल तो देखिए, तो जो किनारे इस तरीके से बना हुआ होता है उसी को हम कोना कह रहे हैं, कॉर्नर कह रहे हैं। अच्छा जी, तो ये क्या भैया 60 यहाँ पे है वर्टेक्स है। अब मैं पूछूं नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं। सर आपने बोला था कि पेंटागन एंड हेक्सागन 2 ही चीज होती है। भाई 2 ही तरीके के फेसेस हो सकते हैं, या तो पेंटागन्स होंगे या तो हेक्सागन्स होंगे। आप सुनो, जो पेंटागन्स है वो कितने हैं 12, हेक्सागन्स कितने हैं 20, तो टोटल कितने हो गए जी 32। टोटल कितने हैं जी 32। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। फेस क्या होता है, ये है फेस, ये है फेस, ये एक फेस है, इसके बगल में 1 2 3 4 5 फेस है। तो जो सामने दिख रहा है एक, उसके किनारे 6, तो इस तरीके से हमें गिनना होता है, ये इनको फेसेस बोलते हैं। क्लियर है, चलिए आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अगली बात बताएं, अगली बात क्या है, नंबर ऑफ एजेस, ये बताओ तो जाने। हाँ लगे कि पढ़े लिखे हो, अनपढ़ों की तरह बात मत करना भाई प्लीज, है ना। एजेस क्या होते हैं, ये है एजेस, ये होते हैं, है ना। अब जिस रूम में बैठे हो 2 कॉर्नर को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है वो, अब ये बताइए कि यहां पर कितने एजेस होंगे। तो एक बुद्धि लगाओ कि हर कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है,
हर कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, और हर कार्बन 3 कार्बन से, एक पहली चीज कि एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, और जो एज होती है वो 2 कार्बन के बीच में होती है, जो एज होती है वो 2 कार्बन के बीच में होती है। हमारे पास टोटल 60 कार्बन है, 60 के 60 कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, हर कार्बन 3 से कनेक्टेड है, लेकिन जो एज होती है वो 2 कार्बन के बीच में आती है। तो बताओ कितना आएगा? किसी बच्चे ने 90 बोला, किसी एक ने ही बोला है ये, तो यहां पर जवाब आएगा 90। आई थिंक समझ में आया होगा भाई। टोटल 60 कार्बन है, हर कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, और एज क्या होता है? 2 कार्बन के बीच में है, तो ऑब्वियसली डिवाइड बाई 2 करोगे आपको जवाब मिल जाएगा। अब बात करते हैं, यहां देखना ग्रेफाइट को, अब इलेक्ट्रिक आर्क आप समझते होंगे, जो आपको वो कहां पढ़ाया था, कैथोड रे ट्यूब टाइप का, तो इलेक्ट्रिक आर्क उसी में, बस एक तरफ कैथोड एनोड बनाइए, बीच में भाई साहब ग्रेफाइट को डालिए, हीलियम या आर्गन का इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, वहां पर ग्रेफाइट जो होती है धीरे धीरे C60 में भी C60 में कन्वर्ट होती है। एक्चुअली क्या है, सिर्फ C60 नहीं मिलता, वहां पर C70 टाइप की चीजें भी मिलती हैं, है ना। यहाँ पर एक मिक्सचर मिलता है, बट ज्यादातर यही मिलता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ C60 नोट करा दिया है। बट हाँ, थोड़ा मोड़ा क्या मिलता है, C70 वगैरह भी मिलता है। आइए अगली बात करते हैं। अब ये देखो भैया, ये काम की बात है, जो मैंने बोला था ना डैंगलिंग बॉन्ड्स का मतलब, है ना। देखो, फुलरीन्स आर द ओनली प्योर फॉर्म। अब मैं ये ओनली प्योर फॉर्म कैसे चिपका पा रहा हूं, बोलो भाई। डायमंड एंड ग्रेफाइट में तो भाई हर, मतलब आपको सीट, आप सीट लोगे, वो कंप्लीट है ही नहीं, उसका हर कार्बन पूरी तरह से वैलेंसी सेटिस्फाई करके नहीं बैठा होगा, लेकिन यहां हर कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करके बैठा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया ये प्योर फॉर्म है। यहां 60 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन भी फिक्स है, ऑफ कार्बन, बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर। कैसा है? स्मूथ स्ट्रक्चर है, विदाउट हैविंग डैंगलिंग बॉन्ड्स। यहां कोई डैंगलिंग बॉन्ड्स नहीं है, यहां कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है जिसकी वैलेंसी सेटिस्फाई ना हुई हो, जिस बॉन्ड के थ्रू वैलेंसी सेटिस्फाई ना हुई हो, ऐसा कोई बॉन्ड यहां देखने को नहीं मिलता मेरे प्यारे। समझ गए? तो मैंने क्या कहा, यहां पर ध्यान रखना, लिखा है विदाउट हैविंग डैंगलिंग बॉन्ड्स। विदाउट हैविंग का मतलब समझते हो ना जी? विदाउट, अनपढ़ तो हो नहीं, पढ़े लिखे लगते हो कहीं से अनपढ़ हो क्या तुम लोग? चलो, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर मैं तुमसे पूछ लेता मेरे प्यारे, अगर मैं तुमसे पूछ लेता कि एक बात बताओ, डैंगलिंग बॉन्ड्स कहां कहां पाए जाते हैं, तो ग्रेफाइट में भी नहीं पाए जाते, है ना। अरे दादा, ग्रेफाइट में पाए जाते हैं, यही मैं कह रहा हूं, ये विदाउट समझाने के लिए। सुन पहले, डैंगलिंग बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि एक, मतलब ऐसा, डैंगलिंग बॉन्ड्स का मतलब कार्बन ही नहीं, कोई भी एटम ऐसा हो जिसके वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो पाते, आगे उसकी कोई बॉन्ड बनाने के लिए होता नहीं है, तो वहां पर उस पर्टिकुलर बॉन्ड को जिसके थ्रू वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो पाई, उसी को कहते हैं डैंगलिंग बॉन्ड्स। तो ग्रेफाइट में और डायमंड में डैंगलिंग बॉन्ड्स होते हैं, बट यहां पर नहीं होते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, तुरंत सॉल्व करो तुरंत। व्हाट इज डैंगलिंग बॉन्ड्स? अरे दादा, डैंगलिंग बॉन्ड्स का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हो बे तुम लोग, क्या ऐसे लोग हो? डैंगलिंग बॉन्ड्स का मतलब होता है एक ऐसा बॉन्ड जिसके आगे कोई और, सर फिर बॉन्ड कहां है? अरे एक्चुअली वही तो बताना है कि भैया मान लो ये कार्बन मैं बना देता हूं भाई, है ना। क्या है, तुम लोगों से ज्यादा बातें करना ठीक चीज नहीं है, तुम लोग हो गंदे लोग। क्या कहते हो, सही कह रहा हूं क्या? नहीं सर, देखता हूं इस बैच से मुझे सिलेक्शन नहीं मिला ना, तो भैया दुखी होंगे, क्योंकि मैं पहली बार प्रयास पढ़ा रहा हूँ, मैं फिजिक्स वाला में पहली बार प्रयास पढ़ा रहा हूँ, और मेरी खुद की बहुत इच्छा है कि एटलीस्ट यहाँ पर कुछ बालक अच्छी जगहों पर जाके सेलेक्ट होके मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे वाले बैच से मैं कॉलेज रिव्यू वाला जो पार्ट है वो तुम्हारे कॉलेज में आके शूट करूँ। कहाँ शूट करूँ? तुम्हारे कॉलेज में आकर के शूट करूँ, ठीक है जी। बल्कि इसको ऐसे बना लो पूरा का पूरा, ठीक है जी। तो ये बॉन्ड ऐसा है जिसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई होगी, ऑब्वियसली नहीं हो सकती, अगर लिमिट यहीं तक है तो इसके आगे यही क्या है हमारा डैंगलिंग बॉन्ड्स, जहां वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई होती है। चलो अब अगला, अरे ये रुक गया, खत्म हो गया इसका मामला। ईच कार्बन फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड। क्या बात कर रहे हो, हर कार्बन 3 पाता है क्या? चलो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, क्या कहते हो, सही है। द 5 मेंबर्ड रिंग्स आर फ्यूज्ड ओनली टू, कितनी बढ़िया लाइन लिखी, ये नोट कर लेना, ये लाइनें आनी चाहिए क्या। द 5 मेंबर्ड रिंग
रिंग्स आर फ्यूज्ड ओनली। अब देखो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था कि अगर कहीं पर है 5 मेंबर्ड रिंग तो ये है 6 6 6 6 एंड 6। ओ सर सही कह रहे हो सर, कुछ लोगों ने इनकरेक्ट नहीं देखा है, फिर क्या इतने करेक्ट थे तुम कोई भी मार दोगे हैं, आए बड़े। द 6 मेंबर्ड रिंग्स आर फ्यूज टू बोथ 6 एंड 5, ये भी बात सही है, अभी हमने ये भी पढ़ा था। देखो और यही सारी बातें एडवांस पूछता है, एग्जैक्टली यही सारी लाइनें हैं, कुछ अलग से नहीं बनाया उन्होंने। ये देखो भैया 5 6 5 6 5 6, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं इससे तुम्हारे दिमाग में टिकेगा। मैं चाहता तो मैं सेंटेंस लेकर के आता, मैं नहीं बनाता फोटो इमेज ये वो, फिर मैं इसी पे रगड़ रगड़ के पढ़ाता कि देखो पूरा पैराग्राफ पढ़ा, 1 लाइन 2 लाइन 5 लाइन खत्म, तुम्हारा दिमाग वहीं डेड, तुम्हें एक लाइन याद नहीं होगी। ठीक है, मेरा मकसद तो यह है कि भैया तुम्हें याद हो, याद नहीं हुआ तो कोनो मतलब नहीं हमारी इनऑर्गेनिक टीचिंग का। इट कंटेन्स 12 6 मेंबर्ड रिंग्स एंड 24 5 मेंबर्ड रिंग्स। कितना बढ़िया तरीका बताया, सोचो मैंने कहा C60 12 इंटू 5 5 5 मेंबर्ड रिंग को 12, मतलब समझ में आ गया, इनकरेक्ट भैया डी है। अरे समझा रे, अरे ओ प्राणी, देखो कितना गंदे लोग हैं भाई साहब, इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद यहीं पे आके आ गए। ओह बहुत दुख हुआ जी, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगर ये गलत हुआ तो घर खोल के रखो, आ रहा हूं मैं, घर खोल के रखो, थप्पड़ मारने आ रहे हम भैया, थप्पड़ तुम्हारे। हाँ चलो चलो चलो, करो 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 करो। हमें तुम करेक्ट बताओगे तो तुम्हें ABC तीनों में से कुछ भी करेक्ट है, मैंने सब देखा नहीं। अरे हो बच्चा पार्टी तुम हो बुद्धू बालक रे। चलो 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 बताओ क्या होगा, कार्बन कार्बन की ग्रेफाइट में नेफ्थलीन जिसको नहीं आता, नेफ्थलीन किसको नहीं आता, पहली बात तो ये तकलीफ है, तुम ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो, गुरुजी ने बताया है ना। अब तुम तो कुछ भी कह दो कि सर ने नहीं बताया होगा, लेकिन हमें पता बताया है, यह है नेफ्थलीन। डायमंड, अरे पहले बता दिया क्या, चलो ठीक है, डायमंड यहाँ पे जवाब आएगा। बाकी अगर कोई अनपढ़ है तो क्या करना है, अपना खुद देख लेना है भैया। अनपढ़ भैया बोले बात, यहाँ पर हो गई सिंगल बॉन्ड, वेरी वेरी गुड, चलो कुछ तो सही किया तुमने। हाँ अब जैसे बात करी हमने कि घर खोलो आ रहा हूँ थप्पड़ गिराने, तब कह रहे हैं कि चलो सही है हमारा, चलो ठीक है भाई मान लिया, 75% से हमेशा ऊपर आना चाहिए भाई। चलिए अब बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। ये वो चीजें हैं, मैं तुझे बता रहा हूँ, तूने पढ़ा भी होगा। क्लास 12th में कितने लोगों को कुछ याद हुआ था, एक बार चैट में बताना मुझे, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को एलोट्रॉप्स 100% आता था। अब देखना तुम 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन कुछ भी घुमा फिरा के पूछेगा, सब तुमको आएगा। एनसीईआरटी की तुम पैराग्राफ पढ़ोगे ना, ये तुमको इतना थका के मारेंगे कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसा पता नहीं क्यों लिखा है भाई, ठीक है, कुछ समझाने के लिए लिख देते, बच्चा पढ़ेगा बेचारा, क्या पढ़ेगा उसमें। एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस चलिए बताता हूं मैं आपको, यही साथ साथ सीखते हैं, थोड़ा सा मैंने बताया भी था। तो पहले एक चीज जानिए कि व्हाइट, व्हाइट से रेड, रेड से ब्लैक, है ना। ऐसे समझिए कि कोई चीज है जिसमें कॉम्प्लेक्स होता हुआ जा रहा है, ऑब्वियसली कलर में भी फीलिंग आएगी। देखो भैया व्हाइट एकदम सिंपल कलर है, रेड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कलर लग रहा है, उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा डार्क कलर लग रहा है, कॉम्प्लेक्स नहीं। फिर उसके बाद और ब्लैक हो गया, मतलब हीट कर रहे हैं एक तरीके समझो, ऐसे दिमाग में रखो, ठीक है, कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसका आएगा, ब्लैक वाले का। सबसे सिंपल किसका आएगा, इस भाई साहब डब्लू वाले का। तो यहां पे ना सारी चीजें इसी ट्रेंड में चलती हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पहले मैं याद करा रहा हूं, रीजन वीजन मैं ही बताऊंगा, वो तुम्हारी चिंता नहीं है, ठीक है जी। सर बोला जाता था कि प्रोफेसर्स लिखते हैं पर इतना कंफ्यूजिंग, एक्चुअली पता नहीं क्यों लिखा है, मतलब मुझे तो लगता था कि फालतू में ही उन्होंने हवाबाजी कर रखी है, अच्छे से लिख देते भाई, इतने सेट ऑफ लोग हैं, 30 30 40 40 लोगों ने मिलकर एनसीईआरटी लिखी है। लिखूंगा, लिखा हुआ है मैंने एनसीईआरटी अमृत, आने तो दो बाजार में भी, वो पढ़ने के बाद दोनों सामने रखने के बाद बच्चा एनसीईआरटी फेंक देगा उठा के कि भाई कुछ नहीं है इसमें, मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं है, दावा ठोकेगा अरे कुछ नहीं है, बेकार है, इसमें समझाया कुछ है ही नहीं, सीक्वेंस में कुछ है नहीं, पता नहीं क्यों डाला है, और दे दिया कि मैं सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से देता हूं। अबे देते कैसे वो तो देखो। चलो अगला बात देखें,
व्हाइट फॉस्फोरस P4 टाइप होता है, यही हमने पढ़ा हुआ था, इनका स्ट्रक्चर पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? फॉस्फोरस कितने भैया यहां पर? 4 फॉस्फोरस। ये 4 फॉस्फोरस आपस में मिल करके यूनिट इस तरीके से बनाते हैं, देखना ये आपस में कनेक्ट होते हैं, आपस में ये इस तरीके से व्हाइट फॉस्फोरस कनेक्ट होते हैं। कितने बॉन्ड बनते हैं? तो आप कहेंगे यहां पर 6 जो है फॉस्फोरस PP बॉन्ड्स हैं, यहां पर 6 PP बॉन्ड्स होते हैं व्हाइट फॉस्फोरस के अंदर, ठीक है जी। और यहां पर एंगल स्ट्रेन है, कितने लोगों ने ये पढ़ लिया है? आपको सर ने बताया होगा ना वो चेयर फॉर्म वगैरह पढ़ाते वक्त, क्या एंगल स्ट्रेन है। एंगल स्ट्रेन हम क्यों बोल रहे हैं? एंगल स्ट्रेन हम क्यों बोल रहे हैं? अरे हाँ भैया, एनसीईआरटी को कॉर्नर में ही रोना चाहिए, यही रियलिटी है भाई। मैं जब से टीचिंग में आया हूं तब से मैंने एक्चुअली कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ने की कोशिश करी। मुझे टीचर जो पढ़ाते थे हम पढ़ लेते थे, हमें ना उन्होंने बोला, हमने दूसरी किताबें हमें दे रखी थी, हमें वो बल्कि ज़्यादा समझ में आती थी। एनसीईआरटी बहुत ही वाहियात बुक है लिटरली, मतलब मारो जितने लिख रखा है। क्यों लिखा भाई, क्यों लिखा? इतना गंदा लिखने का हक कहां से मिला तुमको? और सोच के देखो, अगर उन्होंने केमिस्ट्री में ऐसा लिख रखा है ना, तो फिजिक्स तो एकदम ही क्या ही लिखा होगा उन्होंने। फिजिक्स एकदम बेकार है, मतलब फिजिक्स और मैथ तो पढ़ने लायक ही नहीं बची हुई है। अगर केमिस्ट्री इतनी घटिया लिख रखी है ना, बेकार, सारे बेकार है। 60 डिग्री, पूरी दुनिया बेकार है। 60 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो यहां पर, अब एक बात बताऊं, यहां पर फास्फोरस की खोपड़ी पर लोन पेयर भी है ना जी। हम ये सोचेंगे भैया यहां पर कम से कम कितना आना चाहिए? 100 डिग्री, 90 डिग्री, है ना? क्योंकि ऐसा लग रहा है भाई 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो कहीं ना कहीं इस रेंज में आना चाहिए था। 90 आ जाता, 95 आ जाता, कुछ ऐसा आ जाता। जैसे PH3 में कम से कम 90 तो आता है, 93 आता है, यहां तो 60 आ रहा है। इसका मतलब तुमने जबरदस्ती इन बॉन्ड्स को पकड़कर चिपका रखा है। अगर चिपका रखा है उस एंगल के चक्कर में, तो इसी को एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। मतलब क्या है कि अगर व्हाइट फास्फोरस को मौका मिल जाए ना, तो धड़ाधड़ रिएक्शन करता है। क्यों? क्योंकि वो परेशान है कि तुमने जबरदस्ती उसके बॉन्ड चिपका रखे हैं, और इसके बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट लोन पेयर्स, अरे सॉरी बॉन्ड पेयर्स आपस में रिपेल करते हैं, और रिपेल करेंगे रिपल्सन की वजह से, ये अपने आप को टूटना चाहते हैं। अगर ये टूटेंगे, प्यारे ध्यान रखना, अगर ये टूटेंगे तो हम क्या कहते हैं? बोलो बोलो। अगर टूटेंगे तो इसी का मतलब है वो रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है? अपने आप को तोड़ेंगे किसी के साथ मिल करके, ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, रेड फास्फोरस का गेम कैसा है? पहली बात तो ऐसा व्हाइट फास्फोरस जैसा सिस्टम यहां पे भी बनाना है। व्हाइट फास्फोरस जैसा सिस्टम आपको यहां पे भी बनाना है। क्या है? व्हाइट फास्फोरस जैसा सिस्टम आपको यहां पे भी बनाना है, लेकिन अंतर देखना भी क्या आएगा। अंतर क्या आएगा? ये एक पॉलीमर टाइप का है, ये एक पॉलीमर टाइप का। ध्यान देना, यहां पर मैंने जो बनाया वो क्या है? P4 यूनिट है। ये क्या है प्यारे? P4 यूनिट है। अच्छा जी, इस P4 यूनिट को, मतलब 2 ही यूनिट नहीं होते, यहां पर मैंने एक बॉन्ड क्यों नहीं बनाया बताता हूं, ताकि वैलेंसी खाली हो और मैं यहां जोड़ सकूं। ऐसे यहां की वैलेंसी खाली करके मैंने यहां जोड़ दिया है। तो एक्चुअली क्या है, ऐसे बहुत सारे P4 यूनिट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्या? आपस में बहुत सारे P4 यूनिट्स कनेक्टेड होते हैं। यहां पर क्या है? एक P4 यूनिट ये है, एक P4 यूनिट ये है, दूसरा P4 यूनिट ये है। ऐसे बहुत सारे P4 यूनिट्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो मैं ये कहता हूं, एक चीज आने वाली है इसके ऊपर, तो इसलिए मैं इसको मैनेज करना पड़ेगा। कर देता हूं, गंदा नहीं बना सकता, ऐसा नहीं बना सकता ना जी। अब नोट्स बना के देना होता है, जिम्मेदारी खुद बढ़ा ली मैंने अपनी। गंदा बनते ही मुझे ही बुरा लगना लग जाता है कि बच्चा बाद में पढ़ते वक्त क्या सोचेगा कि इस मास्टर को लिखना भी नहीं आता है। बोलो बोलो। चलो, ठीक है जी। तो ये P4 यूनिट है, देखो इसलिए फॉर्मूले में क्या लिखा? P4 एन टाइम। P4 एन टाइम मतलब मान लो 10 लाख, 5,000, 10,000 ऐसा कुछ होगा। तो हम ये कहते हैं कि रेड फास्फोरस इसमें पॉलीमर यूनिट है। यहां डैंगलिंग बॉन्ड्स नहीं पढ़ना है, पहली चीज। दूसरा, ये डैंगलिंग बॉन्ड्स नहीं है, ये क्या है? ये पॉलीमर है। ये पूरा इधर भी है, मतलब ऐसी बहुत सारी यूनिट्स आपस में कनेक्टेड है। ऐसी बहुत सारी यूनिट, P4 यूनिट एन टाइम कनेक्टेड है, लाखों यूनिट्स आपस में कनेक्टेड है। समझ भाई? हाँ, अगर कहो तो लास्ट में वहां डैंगलिंग बॉन्ड्स आएंगे ही आएंगे, वो तो बहुत ब्रह्म सत्य है, सारे पॉलीमर में ये गेम होता है, ठीक है। लेकिन यहां ये पूछते ही नहीं है।
क्योंकि जहां तक का सवाल आता है वो भी लिमिट बांध रखी है इन्होंने। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस आई होप आपको सभी को समझ में आ गया, मजा आ गया, आइए आ गया। अगला ब्लैक फास्फोरस की बात करते हैं। ब्लैक फास्फोरस में क्या होता है, हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। हेक्सागन्स कैसी बनती है भैया, एक्चुअली सही से बताऊं तो ये चेयर फॉर्म में बनता है। चेयर फॉर्म आपको सर ने पढ़ाया था ना, तो ये बनता चेयर फॉर्म में। मैं आपको हेक्सागन की तरह नॉर्मल बना के दिखा रहा हूं, ठीक है जी, ये बनता चेयर फॉर्म में ही है। इस तरीके से वैलेंसी आप बना दीजिए। हाँ, ये जो बना हुआ हेक्सागन है ये ब्लैक फास्फोरस है। अब यहां पर आप ये P4 नहीं लिख सकते, क्योंकि हर फास्फोरस अब खाली फास्फोरस से फास्फोरस, फास्फोरस से फास्फोरस, ऐसे कनेक्शन बना हुआ है। तो बहुत सारे फास्फोरस आपस में कनेक्टेड है, इसलिए इसको फॉर्मूले में PN बोल रहे हैं। P4N बोलने का मतलब है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये पढ़ो कि ये वाले भाई साहब ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, बिकॉज ऑफ angular strain in P4 molecule, it readily catches fire in the air to give dense white fumes। बता देता हूं ये क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पर ये कह रहे हैं जैसे इनको मौका मिलता है ऑक्सीजन से मुलाकात करने का, ये तुरंत रिएक्शन कर जाते हैं, क्योंकि इनका खुद का टूटने का मन है, इनका खुद का बॉन्ड ये चाहते हैं टूट जाए। तो वो एक्चुअली वो क्या कर रहे होते हैं, जो P4 होता है वो O2 से रिएक्शन करके P4O10, इसी को क्या लिखते हैं, कभी कभी आप देखोगे P2O5 लिखते हैं, दोनों एक ही बात है। तो P4O10 या P2O5 इस तरीके का आपको यहां पर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अभी इसके ऑक्साइड के बारे में पढ़ा देता हूं, है ना। अगर मान लो 10 लेते हो तो यहां पर कितना लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा। तो P4 प्लस 5 टाइम O2 से P4O10 मिलता है। और ये जो आप देख रहे हैं यही व्हाइट फ्यूम है, यही क्या है, व्हाइट फ्यूम है, इसी का व्हाइट फ्यूम मिलता है। ठीक है जी, इसी का व्हाइट फ्यूम मिलता है। तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स हमें जो मिलती है वो इस P4O10 का मिलता है, ये होता है व्हाइट फ्यूम। क्लियर है। तो अभी के लिए मैंने क्या बताया, मेरे साथ याद करो, मैंने क्या बोला, मेरे साथ अभी याद करना है क्लास में ही। क्या बोला मैंने कि पहले इधर हमने पढ़ा क्या पे, पढ़ा हमने व्हाइट। व्हाइट में केवल एक यूनिट है, इसको कहते हैं डिस्क्रीट यूनिट। क्या कहते हैं, डिस्क्रीट यूनिट। डिस्क्रीट, आई थिंक सही लिखा है, डिस्क्रीट यूनिट। ठीक है, तो डिस्क्रीट यूनिट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब होता है कि भैया अकेला, ऐसे एक यूनिट को डिस्क्रीट यूनिट कहते हैं। और बहुत सारे आपस में जुड़ गए तो क्या कहते हैं, पॉलीमेरिक चेन है, पॉलीमेरिक फॉर्म है यहां पर P4 का। लेकिन ये क्या है, ये बोला जा रहा है कोवलेंट सॉलिड है, ऑब्वियसली कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू ही बन रहा है, तो इनके लिए शब्द मैंने लिख दिया कोवलेंट। लेकिन हेक्सागोनल सॉलिड है यहां, मतलब हेक्सागन रिंग्स होती हैं। ये भी कहीं लिखना पड़ेगा क्या, अरे 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 अरे, आ जाओ भैया, लिख लेना तुम लोग, हेक्सागन रिंग लिख लेना, ये तो दिख भी रहा है तुम्हें। यहां लिख लो हेक्सागोनल रिंग्स, यहां पर आपको हेक्सागोनल रिंग्स देखने को मिलती है। चलिए, हेक्सागोनल रिंग्स देखने को मिलती है। चलिए, आई थिंक सबको समझ में आया होगा, अभी याद हुआ। देखो धीरे धीरे जैसे तुम इधर से इधर आ रहे हो आपको स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स मिलेगा। सर ये सिंपल, अरे सिंपल नहीं है, ये चेयर फॉर्म है, ये दिख ऐसा रहा है, ये होता कैसा है, चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ा है तो अभी आ जाएगा सल्फर वाले में, तो इसी समय बता दूंगा ये। अब पढ़ते हैं भैया इनके बारे में। ये तो भाई मतलब ये समझ लो बहुत कम लोग इसको याद कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा खोपड़ा इधर रखना, अपनी इधर लगाना। ये हमारा व्हाइट फास्फोरस है, ये हमारा देखिए ब्लैक फास्फोरस है। ये मैं बार बार इसलिए तुम्हें चताता रहता हूं कि तुम याद कम कर पाओगे, ताकि तुम और ध्यान दो, है ना। हाँ, मेन बात ये है। कोवलेंट सॉलिड क्या होता है, अरे एक ऐसा सॉलिड जहां पर सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग है, उसके लिए शब्द यूज होता है कोवलेंट सॉलिड। सॉलिड का एक पार्ट बनाया है, मतलब है ये सॉलिड ना कई पार्ट में डिवाइड होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे बॉन्ड को देखते हुए। तो कोवलेंट बॉन्ड को देखते हुए आप कहते हैं कि कोवलेंट सॉलिड है। आई थिंक समझ में आया होगा। और जो अक्सर हम नहीं कहते कि फास्फोरस ले लो, तो वो अक्सर हम व्हाइट फास्फोरस की बातें करते हैं, क्योंकि वही व्हाइट फास्फोरस P4 ही रिएक्शन करना, मतलब रिएक्शन करता है। जैसे मैंने कल जो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कल, याद आ रहा किसी को, चलो अभी पूछता हूं, P4 वाला बताओ। एक बात बताओ, तुम लोग बता पाओगे क्या, चलो बताओ 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 बताओ, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी बताओ। मैं यहां पर P4 लिख रहा हूं, ये इसका मतलब ये व्हाइट फास्फोरस है। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस है। अब मैं कहता हूं कि भैया ये NaOH में डिसॉल्व होता है, कल बोला था मैंने, बट पानी में डिसॉल्व नहीं होता। अब बताओ यहां क्या प्रोडक्ट बनता है बिना, क्या गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या,
अरे रेड फॉस्फोरस में देखो ना, रेड फॉस्फोरस में ये वाला एंगल पूरा ओपन हो जाता है। पहले ये बीच में एक बॉन्ड होने की वजह से ये 60 था, अब वही बॉन्ड तुमने हटा दिया। जब तुम यहां से बॉन्ड हटाओगे, ये वाला बॉन्ड हटाओगे, तो ये थोड़ा रिलैक्स होगा। रिलैक्स होने की वजह से हम यहां कहते हैं कि यहां पर एंगल स्ट्रेन उतना नहीं है जितना यहां पर है। यहां तो 60 डिग्री है, यहां तो तब भी चलो अगर 90 के आसपास आ जाता है तब भी अच्छी बात हो जाती है। ये बताओ, मुझे ये जानना है, ये आएगा तो पता होना चाहिए। हाँ, PS3 एंड नाम बोलना, एक तो चलो PS3 प्रोडक्ट बोला तो अच्छी बात है, वो लिख देता हूं मैं, NaH2PO2, इसका नाम बोलो। ये डाई हाइड्रोजन वाले चुप हुए कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे, है ना। ये डाई हाइड्रोजन वाले अब समझ में आ गया। ये सोडियम क्या है, हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ये व्हाइट फॉस्फ। अबे तुम लोग नकल मार के तो नहीं बता रहे हो अपनी कॉपी में देख के यार, जहर जहर हो भैया तुम, अगर ऐसा कर रहे हो तुम, जहर झुट्ठे आदमी हो तुम सबके सब। रिएक्टिविटी की बात करें तो व्हाइट वाला ज्यादा रिएक्टिव है विद रिस्पेक्ट टू कौन सा भैया, रेड वाले के, विद रिस्पेक्ट टू रेड वाले के, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अकेली यूनिट ज्यादा रिएक्शन करती है, और यही होता है एंगल स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से यहां पर रिएक्शन जल्दी हो पाती है, और यही ग्लो वगैरह देते हैं। ये सुनते हो ना, चमक आती है फॉस्फोरस से, तो यही रीजन है कि क्योंकि क्या होता है, धीरे धीरे ऑक्सीजन से मिलते रहते हैं और व्हाइट फ्यूम निकलता रहता है। अच्छा चलो अगला, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें। आप बताओ थर्मली ज्यादा स्टेबल कौन है, मतलब ये तो कोई भी बता देगा भाई इतना बात बताने के बाद। व्हाइट के बाद रेड, रेड के बाद कौन है, ब्लैक। तो भैया जी आपको बोला जाए थर्मली स्टेबल तो ब्लैक वाला सबसे ज्यादा है, बट इन दोनों में अगर कंपेयर करना है तो आप क्या बोलोगे, बोलो थर्मली स्टेबल कौन ज्यादा है, रेड वाला है। यही क्लास में याद होना चाहिए। हाँ चलो अच्छी बात है, अगर आपको ये पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद। यहां पर हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। यहां पर ये देखोगे फॉस्फोरस पे 0 रहता है, मैंने जानबूझ के पूछा ताकि मैं ये जान पाऊं कि अगर भूल गए हो तो अभी याद कर लोगे एटलीस्ट। तो जिस बच्चे को भूल गया भैया ध्यान रखना, फॉस्फोरस यहाँ पे -3 और +1 में जाएगा, और यहाँ 0 से शुरुआत हुई थी, मतलब ये क्या था, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कोई बताओ वाटर में ये डिसॉल्व होगा या ये डिसॉल्व होगा, या कोई डिसॉल्व नहीं होगा। आप कहोगे सर देखो यहां सारा फॉस्फोरस फॉस्फोरस हुई तो है और कोई बॉन्ड तो है नहीं। ये सिंपल बोलूं तो अगर वो देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं आएगी, तो वो पोलर चीज में कैसे डिसॉल्व होगा, वाटर पोलर है, इसीलिए हम कहते हैं ना तो वहां पर व्हाइट डिसॉल्व होगा ना तो वहां पर रेड डिसॉल्व होगा। व्हाइट और रेड दोनों डिसॉल्व नहीं होगा पगला पार्टी। हम कहते हैं कि ये भाई साहब नॉन पोलर हैं और ये भी नॉन पोलर हैं। अगर ये दोनों ही नॉन पोलर है, सिंपल बात एक लाइन में है कि ये भी नॉन पोलर बॉन्ड्स रखते हैं, मॉलिक्यूल ही नॉन पोलर है, ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो नॉन पोलर पोलर में कैसे डिसॉल्व होगा मेरे प्यारे। समझ में आ गया सर। अब अगला, ठीक है। अरे स्ट्रक्चर हीट, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब एक तरीके से हीट बर्दाश्त करने की क्षमता से रिलेट करके देख लो। तो जहां पे खूब सारी यूनिट होगी वो ज्यादा कनेक्टेड एक दूसरे के साथ, यहां डिस्क्रीट यूनिट है, अलग अलग है यूनिट्स, आपस में कनेक्टेड नहीं है यहां वाले में। मतलब एक यूनिट ये ऐसा ही एक यूनिट बगल में होगा उसके कंपाउंड में, बट वो आपस में जुड़े नहीं होंगे, ये रेड फॉस्फोरस में आपस में जुड़े होंगे। ठीक, चलिए अब बताओ ये क्या है, CS2 में कौन डिसॉल्व होगा। CS2 कौन जानता है भैया कि ये पोलर है या नॉन पोलर, कौन बताएगा। कोई पढ़ा लिखा आदमी है हमारी क्लास में कि सारे अनपढ़ आ गए एक तरफ से। वाटर कैसा था भैया, पोलर, फिर आपको जवाब वहां से मिल गया। CS2 बताओ पोलर है या नॉन पोलर, CS2 कैसा होता है भैया, नॉन पोलर। अब अगर नॉन पोलर है तो दोनों नॉन पोलर है, लेकिन अकेली यूनिट वाला जो होगा वो तो डिसॉल्व हो जाता है, सिंगल यूनिट होगा वो आराम से डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन कौन डिसॉल्व नहीं होगा, जिसमें पॉलीमेरिक चेन होगी, बहुत सारे होंगे, वो डिसॉल्व नहीं होगा। माना कि दोनों नॉन पोलर है लेकिन ये तो पॉलीमर है, तो पॉलीमर डिसॉल्व नहीं होगा, केवल और केवल मोनोमर डिसॉल्व होगा। मोनोमर तो जानते हो, ये क्या है भैया, मोनोमर है। मोनो का मतलब एक, मर मतलब यूनिट, एक यूनिट। अब ये क्या है भैया, ये है पॉलीमर, तो पॉलीमर वाला जो है वो डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक, एक बच्चे ने कल क्या लिखा था, हाँ वो ये मैंने वही शुरू में बोलने वाला था, मैं लिखा था सर आपने बीच में कहीं पे घमंड दिखा दिया था। बेटा उसको घमंड नहीं कहते हैं, उसको गर्व कहते हैं, अपनी खुद के पढ़ाई पर, अपनी खुद की टीचिंग पर। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अपने आप को ये बोलना कि भैया कि तुम इस तरीके से पढ़ोगे तो तुम ऐसा बनोगे, इसमें क्या ही बुरी बात है बताओ, क्या गंदी बात हमने कह दी थी, शायद राज ने ही लिखा था ये। ठीक है
चलिए ग्लो बताओ कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ग्लो कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ग्लो कौन करेगा कौन नहीं करेगा बताओ। चलो बताओ ग्लो कौन करेगा। ऑब्वियसली ग्लो करने का मतलब क्या है, व्हाइट फ्यूम वाली कहानी। तो आप क्या कहोगे कि ये भाई साहब ग्लो करेंगे, बल्कि ये परसेंटेज में ये नहीं लिखना है, ये लिखना है ज्यादा ग्लो कौन करेगा, ज्यादा ग्लो कौन करेगा। तो ये वाला ज्यादा ग्लो करेगा, रेड वाला बहुत कम ग्लो करता है। ठीक है जी, क्योंकि ये जल्दी रिएक्शन करता है, ये पॉलीमरिक चेन में है, स्टेबल है, रिएक्टिव उतना नहीं है। आई थिंक आप सभी को ये पूरी बात समझ में आई हो, बहुत आसान है इसको खोपड़ी में रखना अब। ठीक है जी, आइए अगला देखते हैं ये क्या है। ये तो बना दिया वैसे ही है ना। ये बस इसके बारे में जानिए। ये एक ट्रांसलूसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड है। ये लाइनें पूछते हैं भैया वो, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है ये। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है, जो सेमी ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसलूसेंट का मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट, जैसे बटर पेपर ऐसे रखो तो खाली हल्का सा फील होता है उधर क्या है, बट पता नहीं चलता, वो वाला ट्रांसलूसेंट शब्द वहां यूज करते हैं। व्हाइट वैक्सी सॉलिड है। अब रिलेट करके याद करना, देखो कितना आसान है। यहां पर क्या है, व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस डब्ल्यू 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 डॉट कॉम यहां पर आपको बताना है। अरे याद अपने आप हो जाते हैं, कोई बड़ी बात ही नहीं है। व्हाइट से व्हाइट वैक्सी सॉलिड, और ये भाई साहब कैसे होते हैं, ग्रे कलर के, आयरन ग्रे कलर के होते हैं इनका, है ना। कैसे होते हैं, आयरन ग्रे कलर के होते हैं। अच्छा जी, अगला देखते हैं भैया क्या है। ये पॉइजनस है क्योंकि ये रिएक्टिव है, ये तुरंत ही बॉडी में जाकर के खूब रिएक्शन कर देगा, तो इसको कह देंगे भैया ये पॉइजनस है। बट ये उतना रिएक्टिव नहीं है, तो इसलिए इसको नॉन पॉइजनस कहते हैं। भाई साहब ये पॉइजन की तरह काम नहीं कर सकते, बट ये पॉइजनस होता है। अरे बोलना प्यारे, अब भी कोई दिक्कत है क्या। हाँ ये सिंपल, अब दिक्कत उन बच्चों को है जिन्होंने जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो सोच रहे हैं अच्छा इसमें तो कुछ कुछ याद करना है। हाँ भैया याद करना है यार, कुछ तो याद करोगे। तुम्हें लग रहा है कि तुम पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री समझ के पढ़ोगे क्या, ये नहीं संभव है। मैं अपनी कोशिश 65% तक समझाने की कर सकता हूं। चलिए, हाँ एक चीज बतानी थी, शायद मुझे शुरू में बताना चाहिए था, कोई बात नहीं। कल वाली क्लास बहुत मजेदार है, नहा धोकर आइएगा, अब पुरानी बातें रिवाइज करके आइएगा। कल वाली जो क्लास होने वाली है, यूनिक चीज पढ़ेंगे, नई चीज पढ़ेंगे। जीवन में तुमने कभी देखा है किसी ने, हमारी जो भी बैच में बच्चा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ बस उसने यूट्यूब से जाके ना मेरा कंटेंट देख लिया हो, कि जिसमें मैंने कंप्लीट रिएक्शंस, या क्या था, ऑल रिएक्शंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने एक वीडियो ली है। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं दावा कर सकता हूं जिसको जीवन में ना कभी आपने पढ़ा है, ना कोई उम्मीद है कि आप पढ़ के आ पाएंगे। ठीक है, तो मेरी क्लास में कल जरूर मौजूद रहना। कल छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। कल इंटरेक्शन रहेगा मजेदार, और पहली बात रिएक्शंस पढ़ाऊंगा मैं, और उसके थ्रू ही डी एंड एफ ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस सही से डील होता है। अब तक हम बेसिक्स कर रहे थे, अब हम एक लेवल अप लेके जाएंगे। कल मैं तुम्हें ये फील करा दूंगा कि क्यों ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी यूनिक है, और क्यों और कैसे इसको पढ़ा जाए कि सब समझ में आ पाए। अगर मैं रिएक्शन देखूं तो, रिएक्शन देखकर अगर प्रोडिक्शन की औकात नहीं बनी तो मेरे को बताना, मैं जानता हूं मैं बनवाऊंगा। कल मौजूद जरूर रहना, कल मतलब कल भी, परसों, ऐसे करके अब जो भी 2 3 4 क्लासेस जो भी मैं लूंगा उसमें मौजूद जरूर रहना पी ब्लॉक में, है ना। अभी से बोल रहा हूं ताकि मौजूद रहना, छोड़ के मत आना। नहा धो लेना भाई सुबह सुबह, हाँ किसी का दिमाग ठंडा ना हो तो भैया नहा धो के आना। मैं कह रहा हूं मजे ही मजे आएंगे, तुम खुद बोलोगे कि हाँ सर ये सारी रिएक्शन तो मुझे खुद आ रहा है समझ में, प्रोडक्शन के तरीके हमें सेट हो रहे हैं। ठीक है, विदाउट रट्टा, कम से कम रट करके अच्छी से अच्छा एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं, मतलब रटवा के। व्हाइट फॉस्फोरस डिसॉल्व्स इन बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर गिविंग pH 3। अब मुझे नहीं लगता कोई ये कह देगा कि सर हमको ये नहीं आता है। जो कह रहा है उसको नहीं आता है, वो पक्का ही एक बुड़बक बालक है, वो एक नासमझ बालक है। हाँ प्यारा बालक हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ बुद्धू जरूर होगा। देखो रे प्यारे, pH 3 यहां से गैस निकलती है, तो यही वो लिख रहे हैं, NaOH के साथ P4 को बॉयल करोगे तो यही मिलता है। ये कहानी व्हाइट फॉस्फोरस के साथ होती है, रेड फॉस्फोरस या बाकी के साथ नहीं होती है। आई थिंक सबको मजा आया, हाँ आई थिंक सबको समझ में आया। ठीक है जी, मजा आ रहा है, ओके। कल अबे पहले ये पढ़ लो, ये नहीं कि कल आएंगे अब क्लास में, नहीं, अभी अभी पूरा पढ़ना है, कल तो आना ही आना है।
बेटा तुमको मजा नहीं आया तो पैसा वापस, सबको 1-1 रुपया वापस मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे बैच के हिसाब से मैं इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी, हाँ, सबको 1-1 रुपया वापस मिलेगा अगर कल समझ में नहीं आया तो। ठीक है जी, 1 रुपया वापस ले जाना तुरंत सब लोग। यहां मिलना पड़ेगा, मैं फुटकर मंगवा लेता हूं। ठीक है जी, ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में थोड़ा सा लिख लो, जरूरी नहीं आएगा, बहुत कम इंपॉर्टेंट, बट एक बार देख लेना है ना। P4 व्हाइट फॉस्फोरस है ये, व्हाइट फॉस्फोरस है ये। इसको जब आप करीब करीब यहां पे 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हो, 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हो तो ये बन जाता है रेड फॉस्फोरस। ये कैसा बन जाता है? रेड फॉस्फोरस। अब इसी रेड को और ज्यादा हीट करते हो, करीब करीब देखो भैया कितना तक हीट कर दिया, 800 केल्विन तक। ठीक है जी, हीट करने पर यह बन जाता है PN, मतलब ब्लैक फॉस्फोरस। कल नहीं समझ में आया तो पूरा पैसा वापस, पूरा पैसा मतलब 1 रुपया बस। और ये होता क्या है कि ब्लैक फॉस्फोरस के 2 फॉर्म है, एक अल्फा एक बीटा। इसका डिफरेंस नहीं जानना ही नहीं है, केवल ये जानना होता है कि अगर बन रहा है तो कैसे बनता है। तो अल्फा फॉर्म को क्या कर रहे हैं, पहले धीरे धीरे मतलब एक बार इतना हीट किया तो ये बनता है, फिर हीट किया। लेकिन अगर एक साथ ही इसको हीट कर दो ना इतने डिग्री सेल्सियस पर, कितना है भैया ये सही लिखा था क्या मैंने? चलो ठीक है, सही लिखा है इसी पर। लेकिन यहां पर ना बहुत ही हाई जैसे यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन प्रेशर कम है, प्रेशर ना के बराबर है। लेकिन यहां अगर बहुत ही हाई प्रेशर पर लिया जाए तो ये काम इतने कम टेम्परेचर पर हो सकता है और एक वन गो में हो जाता है, मतलब एक साथ। लेकिन यहां जब बनता है हाई प्रेशर पर तो बीटा बनता है। हाई प्रेशर पर क्या बनता है? बीटा बनता है। और नॉर्मल लो प्रेशर बट स्टेप वाइज करने पर अल्फा बनता है। एक बार जस्ट लिख लो, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि ये आएगा ही आएगा, इसके आने के चांसेस कम है क्योंकि एनसीईआरटी ने कहीं मेंशन कर दिया तो भैया मैंने सोचा बस एक लाइन में बता ही देता हूं एक बार। हाँ चलिए, आज नहीं आ रहा तो रिफंड। ओ नहीं नहीं नहीं, आज नहीं आ रहा तो आज का ठेकेदार नहीं है हम, तुम्हारे पास खोपड़ी कम है। अब जिसके पास खोपड़ी कम है उसका कोई रिफंड नहीं है। आए बड़े, राजवंत सिंह नाम लिख दिया जी, कहीं वही आदमी तो नहीं है खाली बैठा हो बाहर। चलिए चलिए, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर देखो भैया, दो होते हैं मेन, रोम्बिक सल्फर और एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। इसको कहते हैं येलो सल्फर भी कहते हैं। इन भाई साहब को क्या कहते हैं? येलो सल्फर। इसको येलो सल्फर भी कहते हैं और एक है मोनोक्लिनिक सल्फर। बड़ी दिक्कत यह आती है कि अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर से भी सवाल पूछा जाता है, मतलब वो यही पूछ देगा कि अल्फा सल्फर का नाम क्या है, तब भी दिक्कत होती। तो भैया जी ध्यान रखना, याद करा रहा हूं, कोशिश करता हूं, देखता हूं याद हो जाए शायद आपको। अल्फा बनाते तो अल्फा रोम्बिक में देखो अल्फा कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हो, देखो एक ओ की फीलिंग नहीं आ रही है, एक ओ देखो, एक ओ। लेकिन बीटा बनाओ, बीटा में 2 ओ नहीं लग रहा, 1 2। तो बस इससे क्या याद होगा, अभी रिलेट करके बताता हूं। देखो मोनो में देखो ओ मोनोक्लिनिक, थोड़ा सा खोपड़ी में ये बात टिकाने के लिए ये थोड़ा आपके लिए ठीक रहेगा। अल्फा के लिए क्या है भैया? रोम्बिक में ये ओ। ठीक है, तो याद रहेगा आपको कि रोम्बिक सल्फर ही क्या है भैया? येलो सल्फर, और वही हमारा अल्फा सल्फर है। ठीक है जी, ये बीटा सल्फर, ये इनके नाम है। अब बात आती है कि भैया इनका फॉर्मूला क्या, इनका भी S8 है और इनका भी S8 है, S8 एंड S8। ठीक है जी, स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्राउन शेप्ड होता है। अपनी खोपड़ी ले आना भाई, मान लीजिए वो जो पिंटी जी थी हमारी क्लास में, पिंटी जी को हम क्या करते हैं, आज पिंटी जी को वो बना देते हैं, अपने यहाँ की रानी बना देते हैं, मतलब इधर की हमारे जो भी बैच है हमारा ज्वाला बैच, उस बैच की वो रानी बनने वाली है। तो यहाँ इनकी मुंडी लगा दीजिए, देखिए पिंटी जी यहाँ पे है, पिंटी जी को बना दूं क्या? पिंटी जी की आंखें हैं, देखिए ये पिंटी जी की नाक है ये। अरे सर, नाक आपने इतना गंदा बना दिया, ये देखिए। अरे बाप रे, इतना गड़बड़ आर्टिस्ट हूँ क्या मैं? होठ कैसे बनाए जाते हैं भाई? चलो ऐसे, ये अरे बहुत ही खूबसूरत हो गया भाई ये तो। देखिए पिंटी जी को कितना बढ़िया बनाया। कान इनका कहाँ गया? कान, कान। तो देखिए ये है हमारे यहाँ पिंटी जी, क्या बढ़िया बनाया यार। ओह ओह, पहली बार राजवन सर से कुछ अच्छा बना दिया मैंने। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो पिंटी जी की खोपड़ी है ये पिंटी जी हैं, बहुत बढ़िया बना दिया है, एक बार देखो तो। हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है ठीक है। तो ये क्या है? क्राउन शेप्ड है। तो जी इनको आज हम पापा की परी कह सकते हैं।
बाकियों को नहीं कह रहे हैं, केवल पिंटी जी को कह रहे हैं, ध्यान रखना। बाकी लड़कियों छोटी बहनों के रूप में हैं आप, बाकी हमें कुछ ना कहें। ये खाली किसके लिए था? पिंटी जी के लिए था, बाकी को कुछ ना कह रहे हैं हम। हाँ चलिए चलिए चलिए, अगला देखते हैं जी। अरे आर्ट में ठीक है, अगला आ जाओ। अब देखो क्या लिखा है, S8 रिंग इन बोथ फॉर्म इज पकड़। ये जो टेढ़ा मेढ़ा ना ऐसे वाला स्ट्रक्चर, इसी को पकड़ बोलते हैं। एक है फ्लैट, और इस तरीके से टेढ़े मेढ़े ना इस तरीके वाला, इसको पकड़ बोलते हैं। एंड हैज अ क्राउन शेप। शेप कैसा होता है? क्राउन शेप होता है। तो खोपड़ी यहां लगा दो, क्राउन शेप हो गया। ठीक है जी। S8 टोटल यहां पर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सल्फर आपस में कनेक्टेड होते हैं। ओ एक कह रहा है सर अच्छा बनाया था, हटाना नहीं था। नहीं रे दादा, नोट्स बढ़िया भेजना है मुझको। हाँ अब बात करते हैं ट्रांजिशन की। ये क्या है समझा देता हूं। ट्रांजिशन टेम्परेचर्स पढ़ते हैं आप, कहीं पे पढ़ा है ट्रांजिशन टेम्परेचर? एक चीज दूसरे में कन्वर्ट होती है तो ट्रांजिशन उसी को बोलते हैं ना जी। तो यहां पर क्या होता है, अल्फा जो होता है, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में एक्चुअली मेजरली कन्वर्ट होता है। किस टेम्परेचर पर? 96 डिग्री सेल्सियस पर। इसको देखना, ये शायद 96 ही निकल के आएगा। एक बार इसको देख लो भाई, इसमें से 273 घटाइए, 96 आ रहा है क्या? तो 96 डिग्री सेल्सियस पर यहां पर इस ट्रांजिशन टेम्परेचर पर अल्फा जो है बीटा के अंदर कंप्लीटली कन्वर्ट होता है। मतलब ये इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, बस इस टेम्परेचर पर ज्यादातर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये शिफ्ट होता है। ठीक है जी, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। अल्फा और बीटा में क्या है कि ये 96 डिग्री सेल्सियस पर आने पर ये अल्फा बीटा में कन्वर्ट होता है। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो अगर कोई पूछे कि अल्फा और बीटा का ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, तो अप्रॉक्स 100 याद रखना खोपड़ी में, एग्जैक्ट कभी नहीं पूछेगा। अब बात आती है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। चलो बताओ, ये तो तुम बताओ, वाटर में ये सॉल्युबल होगा क्या? अरे कैसे सॉल्युबल होगा भाई, ये नॉन पोलर है। तो अल्फा भी सॉल्युबल नहीं होगा और बीटा भी सॉल्युबल नहीं होगा। अच्छा जी, लेकिन CS2 में अरे दोनों होगा। कौन बताएगा क्यों? क्योंकि दोनों में केवल और केवल क्या है, सिंगल यूनिट्स हैं। तो बस अगर सिंगल यूनिट है S8, ये दोनों में S8 ही होता है। एक्चुअली क्या इनके अरेंजमेंट में क्या अंतर होता है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। अगर तुम सॉलिड स्टेट आगे चल के पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये ना आपको पढ़ाया जाता है कि सॉलिड्स ना 7 तरीकों से एग्जिस्ट करते हैं। तो उनमें से एक रोम्बिक एंड एक मोनोक्लिनिक होता है। तो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, भले उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको अलग लगे। तो ये यूनिट आपस में जिस तरीके से कनेक्शन बनाती हैं उससे उनके स्ट्रक्चर्स पैदा होते हैं, जैसे ये रोम्बिक वगैरह जो लिखा गया है। ठीक है जी, चलिए। तो ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो बच्चे रट्टा मार मार के पागल हो जाते हैं, कब कौन डिजॉल्व होगा कब कौन नहीं होगा। अभी तो एकदम क्लियर है पिक्चर कि भैया कौन हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। अच्छा जी, अब देखो स्टेबिलिटी एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ज्यादा स्टेबल कौन है? सर हमको कैसे पता? सर मुझे तो रटना पड़ेगा। अरे दादा एक बात बताओ, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री। अब भाई साहब 25 डिग्री सेल्सियस पर अल्फा ही तो एग्जिस्ट करेगा ज्यादा। जब तक 96 आएगा नहीं बीटा का तो वजूद ही नहीं है। तो अल्फा ही तो स्टेबल है। ओ ये तो बड़ा आसान काम था। यहां तक की बात ठीक है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है भाई? कोई समस्या नहीं है, कहानी एकदम क्लियर है। ठीक है जी, चलिए। एनसीईआरटी की ये लाइन थी, ध्यान रखेंगे। अगली क्या है? ओहो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एलोट्रॉप्स ऑफ क्या लिखा हुआ है? सल्फर। अच्छा जी, ये पढ़ते हैं एट एलिवेटेड टेम्परेचर। मैं आपको यहां पे लिख के थोड़ा बता देता हूं। एक तो S8 होता है जो कि आपने पीछे पढ़ लिया कि कैसा है, क्राउन शेप्ड है, क्राउन शेप्ड है। एक आता है S6, 6 सल्फर का, ये होता है चेयर फॉर्म। कितने लोगों को चेयर फॉर्म बनाना आता है? कितने लोगों को चेयर फॉर्म बनाना आता है? सर बना ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हाई टेम्परेचर पर S2 एग्जिस्ट करता है। नॉर्मली S2 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, वो प्रेफर करता है, बहुत सारे सल्फर एक साथ ही रहते हैं एक्चुअली ज्यादातर। ये बहुत ही हाई टेम्परेचर, इसीलिए देखो क्या लिखा जाएगा, एट एलिवेटेड टेम्परेचर। और इन्होंने बोला करीब करीब देखोगे 750 से 800 डिग्री सेल्सियस पर S2 का एग्जिस्टेंस आता है, ये S2। और ये जो S2 है ये O2 की तरह ही तो बिहेवियर रखता है। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने MOT में कुछ पढ़ाया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में मैंने पढ़ाया था कि ये दोनों ही भाई साहब क्या हैं, ये दोनों ही भाई साहब क्या हैं, बोलो बोलो, पैरामैग्नेटिक हैं। और दोनों में पैरामैग्नेटिक हैं और दोनों में दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल करके आते हैं। प्यारे याद आ रहा है किसी को? S2 and O2 दोनों क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ये पुरानी बातें हैं, याद करवाई गई हैं, बताई गई हैं, जो भी कहना चाहो, है ना, सब कुछ हो चुका है इसमें। तो लाइनों को एक बार ऐसे ही लिख लेना। अगला सुनना,
ओह, चेयर फॉर्म बनवाना पड़ेगा, बना लोगे? चेयर बनाना आता होगा? ये वाला चेयर फॉर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला ही चेयर फॉर्म है, कुछ अलग थोड़ी ना आ जाएगा यहाँ पे। तो बस ये चेयर फॉर्म है, यहाँ सल्फर 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 सल्फर। ठीक है जी, आप ऐसे थोड़ा सा बैठे हुए हैं ऐसे करके, ठीक। तो ये आपका चेयर फॉर्म है, इसको मैं हटा रहा हूँ। आपको बेसिक्स आने चाहिए। हाँ, चेयर फॉर्म है जी। चलो अच्छी बात है। अब अगला बताइए, नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं। एक कह रहा सर वो आपने कौन सी चेयर बनाई थी? अब ऐसा है तो है भाई, ये वो वाला चेयर है जो बीच पे लगा के बैठते हैं। तो बेटा जब बीच पे जाएगा तो पता चल जाएगा तुझे, ठीक है? हाँ, बीच के चक्कर में कुछ और खोपड़ी मत ले आना। इधर क्या भैया, बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर आपने पढ़ा है, मुझे सिर्फ एक बार दिखाना है कि ये होता है। ये बातें हम कर चुके हैं। देखो भैया, इनमें ये होता है, इनसे और इनसे बीच में कौन आता है? ये NH3 आता है। क्यों आता है? आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो इसका मतलब कुछ तो तकलीफ है आपकी खोपड़ी में, क्योंकि बहुत मेहनत कर करके इसको सब पढ़ाया लिखाया है मैंने। सही बनाया क्या गलत? चेक कर लेता हूं, तुमको भी तो कुछ आए, तुमको भी तो कुछ आना चाहिए। चलो, क्या होगा यहाँ पर? कुछ रिमाइंड हुआ? भाई मेरी क्लास में भांग वांग पी के तो नहीं आते तुम लोग? कुछ बोलते तो ही नहीं। सर अब लग रहा है आप पी के आए हो, बोलूंगा कैसे? चैट ही करूंगा। हाँ, वेरी वेरी गुड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाला यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सिंपल है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और वो बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सबको मजा आया? आना चाहिए। यहां पर ऑर्डर हमने बताया था, NH3 इन दोनों के बीच में आ जाता है जब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखते हैं। इसमें वाटर सबसे नीचे और HF सबसे नीचे, है ना। और ये तीनों लोग उछल कूद क्यों मचा रहे हैं? ये क्यों नहीं मचा रहा? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, बट फोन करता है, FON करता है। तो ये उछल कूद कर नीचे आ जाएंगे। आई थिंक सबको मजा आया होगा। वेरी वेरी गुड, मुबारकबाद। चलिए अगली एक चीज पढ़ते हैं, हाइड्राइड्स पढ़ना है हमें, हाइड्रोजन कंपाउंड। और ये सब तुम्हें आता है, इसमें बताओ, खाली रिवीजन है ये। रिवीजन पढ़ने वाले अगले 20 मिनट क्या है? हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे। कल से हम प्योरली नई चीज सीखेंगे, है ना। इसलिए मोटिवेट कर रहा हूं, कल आना, नहा धो के खोपड़ी खाली रख के आओगे तब भी चलेगा, बट मतलब ऐसे खाली एक्सेप्टिंग पावर लेके आना, अरे सर जो बताएंगे हम मानेंगे। हाँ, थोड़ा कॉपी वॉपी ले लेना एक आध, कल वाला सब लिखना पड़ेगा, कल से लिखना चालू है। और एकदम जगह बना के लिखना। कई बच्चे क्या करते हैं, एक के नीचे एक छापे पड़े, एक रिएक्शन लिखूंगा उसके नीचे बाकायदे जगह होनी चाहिए ताकि आप समझ पाए, क्योंकि समझने के लिए ही हिंट दूंगा मैं वहां पे, ठीक है। चलिए बॉन्ड लेंथ बताइए। बॉन्ड लेंथ सर किसको नहीं पता है? सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ तो HI का होता है। क्यों होता है भैया? आयोडीन साइज में बहुत बड़ा है, सब में हाइड्रोजन तो सेम ही है। अच्छा जी, वेरी वेरी गुड। अगला, बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, मजबूत बॉन्ड किसका है? ऑब्वियसली HF का। मजबूत बॉन्ड यहां पर HF का देखने को मिलेगा। अगला, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। भैया जो बॉन्ड मजबूत होगा उसको तोड़ने में क्या लगेगा? एनर्जी लगेगी। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हिस्सा बन चुके हैं सब लोग, इसलिए आना जरूरी है। प्रिंस कह रहा सर रोज नहाते हैं। पता नहीं यार, वो थोड़ा शक तो है तुम्हारे ऊपर। अब बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ाया होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, बाकी मैंने भी पढ़ाया हुआ है। क्या करना है भैया? एसिड क्या होते हैं बताओ? एसिडिक स्ट्रेंथ में आप जानते हैं HI क्या करेगा? देखो ध्यान से इधर, HI को जब हम तोड़ेंगे तो ये टूटेंगे भाई साहब किसमें? H+ और I- में, यही टूटेंगे। तो नेगेटिव चार्ज एक बड़े साइज के नॉन मेटल पर बहुत स्टेबल फील करता है, क्योंकि चार्ज जो होता है, चार्ज डेंसिटी बहुत कम होती है, इसीलिए I- बहुत स्टेबल है। दैट्स वाई ये आसानी से टूटना चाहेगा, तो H+ आसानी से निकल रहा है, इसीलिए इसको एक अच्छा एसिड बोलते हैं। और HI तो बहुत ही शानदार एसिड है ना, बहुत ही शानदार एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। अच्छा जी, तो ये बात हमने बहुत अच्छे से लिख दी। यहां पर आप क्या कहोगे? एसिडिक स्ट्रेंथ में आप कहोगे यहां पर H+ डोनेटिंग टेंडेंसी। मैं जानता हूं ऑर्गेनिक में आपने पढ़ लिया है, लेकिन एक बार तब भी लिख, टेन डेन, ओहो, टेन टेन टी, टेन टेन टी, टेन टेन टी, टेंडेंसी,
टेंडेंसी। अच्छा चलो भैया अगला देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, ये तो आपको आता है, ये आप खुद लिख लेना, है ना। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप खुद लिख लेना, अभी बता दिया है मैंने। नेक्स्ट आप खुद करेंगे, नेक्स्ट आप खुद करेंगे, चलिए बताइए। नेक्स्ट आप खुद करिए भैया। ये क्या है? बॉन्ड लेंथ आपको आना चाहिए, स्ट्रेंथ आना चाहिए, ये आना चाहिए। बेसिक स्ट्रेंथ बताइए। बेसिक स्ट्रेंथ वो बच्चा बता पाएगा जिसने क्या पढ़ा था हमसे। किसी को याद आ रहा है? अरे ओ प्यारे, क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था ड्रैगोस कंपाउंड। उसी समय मैंने NH3 और PH3 को कंपेयर करके बताया था, याद आ रहा है? किसी अनपढ़ इंसान को याद आया कि किसी पढ़े लिखे को याद आया है? क्योंकि अनपढ़ तो कंफ्यूज रहता है। अनपढ़ मतलब जो रिवीजन करता नहीं है, पढ़ा लिखा खाली वही है जो रिवाइज करके आ पा रहा है। ठीक है जी। इस तरीके से बिस्मत पे लोन पेयर बना लो, बट करते मेटल इतना बनाना ठीक नहीं है, बट ये ऑर्डर आएगा। पढ़ा था क्या हमने? बोलो ऐसा क्यों होता है? चलो रीजन बताओ। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था, बताओ। नाइट्रोजन का लोन पेयर कहां रहता है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। बाकी इन सब में इनका लोन पेयर कहां रहता है? s ऑर्बिटल के अंदर। जहां परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है, लोन पेयर निकलना ही नहीं चाहता है। तो अगर ये लोन पेयर डोनेट ही नहीं करना चाहते तो भैया इनका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम। NH3 का बेसिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होगा, मैंने दोबारा बता दिया इसीलिए। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं आता आ जाएगा अब यहां पे पॉइंट याद। ठीक है, ओके। जो भूल जाते हैं भैया याद करें धीरे धीरे। रिड्यूसिंग पावर की बात करते हैं। रिड्यूसिंग पावर एक्चुअली रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं हाइड्राइड आयन डोनेशन से। हाइड्राइड डोनेशन से, है ना, डोनेटिंग टेंडेंसी। टेंडेंसी हाइड्राइड आयन टेंडेंसी डोनेट करने की जहां पे होगी उसको कहते हैं रिड्यूसिंग पावर। जहां पे ज्यादा है, जैसे देखो कुल मिला के तुम अगर इतना भी याद रखो, हाइड्रोजन जहां से इजिली हाइड्रोजन निकल पाए। अब बताओ हाइड्रोजन कहां से इजिली निकल पाएगा? एसिड में भी H+ के रूप में निकलता है, और जब हम रिड्यूसिंग करेक्टर की बात करते हैं तो वहां हाइड्राइड की बातें करते हैं। ठीक है जी। अच्छा अब बताओ कहां से ज्यादा जल्दी निकलेगा? कौन बताएगा? कोई पढ़ा लिखा आदमी बताए, मजा ही आ जाए भाई। बोलो बोलो, कहां से हाइड्राइड आसानी से निकलेगा? वही ऑर्डर होगा जो हम पीछे एसिडिक में पढ़ा करते थे। अब यहां एसिडिक तो है नहीं, ये सारे बेसिक्स हैं, बेसिक हैं, बेसिक नहीं बेसिक हैं। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अच्छा बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला तो क्या होगा भैया? सबसे कम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखेगा। लेकिन अगर आप देखो तो BiH3 में बिस्मथ और हाइड्रोजन, यहां पर बिस्मथ बड़े साइज का है, हाइड्रोजन छोटे साइज का है, यहां हाइड्राइड का निकलना बहुत प्रेफर करेगा, तो इसलिए यहां पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बोली जाती है। चलो इसको दूसरे तरीके से भी समझा देता हूं। बिस्मथ क्या है ना, एक बहुत ही बढ़िया वाला मेटल है। अगर बिस्मथ मेटल बढ़िया है तो एक बात बताओ, बिस्मथ को कैसे लिखोगे? 3+, क्योंकि मेटल को तो हमेशा क्या पसंद है भैया? पॉजिटिविटी पसंद है, तो ये हो गया 3+। साथ में कौन है? 3H-। तो देख रहे हो ये आराम से ये काम कर सकते हैं। ये मेटल, ये नॉन मेटल, नॉन मेटल की खोपड़ी पर नेगेटिव, मेटल की खोपड़ी पर पॉजिटिव, तो ये हाइड्राइड आयन डोनेटिंग टेंडेंसी रखते अच्छा है। कौन? ये भैया बिस्मथ। ये पेपर में आ चुका है, दोबारा बता रहा हूं मेरे प्यारों, ये बात याद रखिएगा, है ना। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि रट्टा मार लो ना, रट्टा मारने वाला नहीं है भाई, रट्टा मारने वाला नहीं। अगर तुम सच में याद करते हो, तुम कमजोर दिमाग के बालक हो, अपना कुछ तो मेहनत करने पे लगाओ यार। हाँ, कुछ और ज्यादा पढ़ा करो। अगर तुम क्लास में याद कर पाते हो तभी मेरे से पढ़ने का फायदा है ना। अगर पूरा तो नहीं याद करना है, आउट ऑफ 100 थिंग्स अगर आप 70 चीजें क्लास में यही याद कर पाते हो, ये सब कुछ अभी निकाल पाते हो, तो मानो कि तुम्हें कुछ आता है। ये नहीं कि अरे हाँ सुन रहे हैं सर, अच्छा लग रहा है, कुछ 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 सा लग रहा है लेकिन सब याद नहीं हुआ, भाई कोई फायदा नहीं है। इधर आने का इकलौता मकसद है मेरा और तुम्हारा कि भैया तुम्हें याद हो, तुमसे क्वेश्चंस बने। अभी क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे, और यही क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन ये कि रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा? 4 ऑप्शन होंगे, ये ऑर्डर आपको मारना है। समझा रे प्यारे? समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। वाटर। अब इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये आपको सारा करना है। देखो ये एसिडिक कैरेक्टर भी रखते हैं और रिड्यूसिंग पावर दोनों इनके अंदर है, तो कोई बात नहीं, दोनों का ऑर्डर एक जैसा आएगा भाई। हमें कुल मिला के यहां H+ निकालना होता है, यहां H- टाइप का निकालना होता है। फर्क क्या पड़ता है? दोनों में हाइड्रोजन ही निकालना है, तो बॉन्ड लेंथ के हिसाब से ऑर्डर आएगा। तो इन दोनों में सेम ऑर्डर देखने को मिलता है। ठीक है जी। यहां एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से देखोगे तो वाटर क्या होगा? वाटर क्या होगा? लेस एसिडिक। H2S क्या होगा? उससे ज्यादा एसिडिक, है ना, ये ज्यादा एसिडिक है,
क्यों? क्योंकि अगर H+ निकालोगे तो सल्फर की खोपड़ी पर नेगेटिव आएगा, सल्फर की खोपड़ी पर नेगेटिव और ऑक्सीजन की खोपड़ी पर नेगेटिव जब कंपेयर करना हो तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं चेक करते, दो अलग अलग अगर हम पीरियड में देखें तो वहां पर हम साइज देखते हैं। याद आया कुछ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गुरुजी ने बताया था, ध्यान रखना है ना। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से ये चीज देखने को मिलती है। अरे बोलो ना, ओ प्यारे, बात ठीक कर रहा हूं क्या? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सेम ऑर्डर, आप बाकी बॉइलिंग पॉइंट वगैरह लिख लेना, मैं आपको कह रहा हूं यही आएगा, हु बहू यही आएगा, समझ गए जी? चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं भाई। फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि कंप्लीटली डेटा बेस्ड है, इसमें ओम पांडे जी का कोई योगदान नहीं है, इसमें आपका योगदान है, लेकिन पांडे जी इसको समेट कर लाए हैं आपके सामने, वो आपके सामने रख देता हूं। अब तक का पढ़ाया समझ आना चाहिए, अब एक पीपीटी याद होनी चाहिए, स्पष्ट लाइनें, अगर आपको नंबर लानी है तो। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है जी। कल हम पढ़ेंगे रिएक्शंस, मैं बार बार कह रहा हूं रिएक्शंस पढ़ेंगे, और मैं ना बहुत सारे ये जो कंपाउंड्स हैं जैसे बोरेक्स, सिलिकेट्स, पूरे नहीं पढ़ाऊंगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे बोरेक्स इंपॉर्टेंट है तो पूरे ग्रुप नंबर 13 से सिर्फ बोरेक्स पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट। और कार्बन की फैमिली में सिलिकॉन के दो कंपाउंड सिलिकॉन्स एंड सिलिकेट्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स इसको केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ा देते हैं। तो ये 3 कंपाउंड मैं मेजर आके डिस्कस करूंगा, और एक HNO3, मतलब टोटल 4 ही कंपाउंड पढ़ाऊंगा। है तो बहुत सारा कंपाउंड, बट अभी मेंस के सिलेबस के लिए रिलेवेंट नहीं था, इसलिए बाकी को छोड़कर मैं सिर्फ 4 पर फोकस करूंगा, ठीक है जी। चलिए नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लीजिए क्या लिखा है। बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप नंबर 13 एंड 14 का टॉप टू बॉटम जाने पर घटता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, लेकिन 15, 16, 17 इनमें बढ़ता है। देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये आपके मेमोरी को चेक करने का भैया ये पीपीटी इसीलिए आई है एक। टॉप से बॉटम जाने पर भैया जी क्लास 11th में क्या होता है? अब ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूं, बाकी तुम्हें याद कैसे करेंगे तुम खुद सोच लेना। ये क्लास 11th का पोर्शन है, ये क्लास 12th का पोर्शन है, ठीक है जी। तो बॉइलिंग पॉइंट अब तुम सोच लेना इसको, टॉप से बॉटम की तरफ जाने पर यहां पर क्या होता है भैया? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? घटता है, बट यहां पर बढ़ रहा होता है, समझ गए जी? हाँ, इसको कुछ इस तरीके से रिलेट कर लो कि 11th में जब अपन पढ़ते हैं तो जब ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे समझो कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है, सिलेबस जैसे जैसे खत्म होता है, आदमी का इंटरेस्ट खोता है। यार 11th में उतना सीरियस नहीं होता ना, तो इंटरेस्ट खो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। याद करने के लिए बता रहा हूं, इसमें मेरा कोई और योगदान नहीं तो दे दूंगा, घर से पढ़ के आना पड़ेगा। हाँ, और बाकी रही ये 12th वाली बात। 12th वाले में क्या है, जैसे जैसे पेपर पास आता जाता है उतना मोटिवेशन बनाना पड़ता है, क्योंकि जेई बहुत करीब आ रहा होता है, तो ऑब्वियसली ये बढ़ रहा होता है। याद करने का एक तरीका दे रहा हूं, ये कोई लॉजिक नहीं है, देयर इज नो लॉजिक एट ऑल। रट्टे हैं इसलिए लिखा डेटा बेस्ड, ठीक? हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता भाई मैं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है, जिसमें आप देखोगे गैलियम। गैलियम के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं अभी, है ना। गैलियम के बारे में जानना, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है विद रिस्पेक्ट, ये अपने फैमिली में देखोगे इनको, तो बोरॉन से एल्यूमिनियम आने पर, और फिर देखो ये ऑर्डर है, इसके बाद ये ऑर्डर है, कुल मिला के गैलियम का कम होता है क्या? मेल्टिंग पॉइंट। और बोरॉन का तो बहुत ही ज्यादा होता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है एक्चुअली कि बहुत ही अच्छा सॉलिड होता है। एक चीज बोलते हैं B4 यूनिट, पढ़ा है? आइकोसाहेड्रल मैंने पढ़ाया था क्या तुम लोगों को? एक बार मेरे को बताना, आइकोसाहेड्रल B12 करके कुछ पढ़ाया है क्या मैंने अभी तक आपको? नहीं पढ़ाया तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी इसके बारे में कभी और डिस्कस कर दूंगा, है ना। पढ़ा दूंगा मतलब छोड़ूंगा नहीं, पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब मैं गैलियम के बारे में बता देता हूं। जिस तरीके से आप मरकरी यूज करते हो, क्या करने के लिए? टेम्परेचर को मापने के लिए। नॉर्मल टेम्परेचर्स के लिए, नॉर्मल टेम्परेचर रेंज के लिए वो ठीक है, आपने 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री सेल्सियस माप लिया, बहुत बड़ी बात है। बट अगर आपको 700 डिग्री सेल्सियस, 800, 1800, फिर कैसे मापोगे? मरकरी तो उड़ जाती है, मरकरी वेपराइज हो जाती है। अब प्रश्न ये है कि अगर मरकरी आराम से वेपराइज हो गई तो भैया वो आपका थर्मामीटर तो खराब हो गया, क्योंकि वो वेपर बन जाएगा। लिक्विड रहता है तो टेम्परेचर के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, समझ रहे हो। अब वेपराइज होगा, वेपर बन जाता है, वो बेकार, रीडिंग खराब आएगी। उस समय हम यूज करते हैं गैलियम। उस समय हम क्या यूज करते हैं? गैलियम। इवन गैलियम जो होता है, इतना समर जैसे आता है, गर्मियों के दिन आते हैं,
35 डिग्री 36 डिग्री जब टेम्परेचर जाता है तो ये भाई साहब लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। कैसे? समर में ये लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं और ये यूज किए जाते हैं हाई टेम्परेचर रेंज के टेम्परेचर्स को मापने के लिए। मान लीजिए कोई मशीन काम कर रही है 1800 डिग्री सेल्सियस पे, या आप पढ़ते हो ब्लास्ट फर्नेस, उसके टेम्परेचर को मापना। कैसे मापोगे भाई? इकलौता तरीका उसको आपने गैलियम यूज करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि गैलियम का जो एक तो देखो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, मेल्टिंग पॉइंट कम है बट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो जिस किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम हो और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो, वो एक बहुत ही हाई टेम्परेचर रेंज में थर्मामीटर में यूज किया जा सकता है। समझ रहे हो? अरे ऑब्वियस सी बात है यार, थर्मामीटर कैसा होना चाहिए? जो नॉर्मल टेम्परेचर भी माप ले और बहुत लंबे टेम्परेचर तक, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर तक को भी माप ले। तो वो पॉसिबिलिटी कब है? जब ये आराम से मेल्ट हुआ रहे कम टेम्परेचर पर और बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जाके बॉयल हो, तो तभी तो बीच में वो लिक्विड रहेगा और उसी टेम्परेचर आप माप पाएंगे। आई थिंक ये बात समझ में आगे रिलेटेबल लग रहा होगा। ठीक, अभी फिलहाल यहां के लिए ये कि गैलियम का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ये कार्बन की फैमिली है। कार्बन की फैमिली को याद करना क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है वही मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। बाकी आप एक बार भैया देख लेना इनको। 15 में आर्सेनिक का बीच में सबसे ज्यादा होता है, गैलियम का कम, यहां आर्सेनिक का ज्यादा होता है। भैया ये देखना है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, इसमें दर्द ही दर्द है, अपना निवारण खुद करें। अब बात आती है डेंसिटी की, ये आसान है, एक ही चीज फेंक के मारनी है इसमें कि भैया टॉप से बॉटम जाने पर क्या होता है, डेंसिटी बढ़ती है। और बढ़ने का रीजन वही बताते हैं, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो यहां नीचे जाने पर मास बढ़ता है, इसीलिए मास को ही प्रेफर कर लेते हैं हम और कहते हैं मास बढ़ने की वजह से डेंसिटी भी बढ़ जाती है। क्या? मास बढ़ने की वजह से क्या होता है, डेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो ये है डेंसिटी का रीजन। लेकिन एक जगह, क्योंकि यहां दिक्कत ना आए, देखो मैंने साफ साफ लिखा एक्सेप्शन। अभी जो एक्सेप्शन आप देख रहे हो इसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन है। क्या बात कर रहे हो सर? यहां पे क्या है, देखो ये डेंसिटी वाला तो सिंपल है, सच बताऊं, है ना। क्या, जैसे कार्बन फैमिली को ले लो, कार्बन फैमिली को ले लो, एक बात बताओ, कार्बन फैमिली की इस लाइन के बाद डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा, बताओ, देख के बताओ। डेंसिटी ज्यादा है ऊपर से नीचे जाने पर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना। अगर मैं इसको देखूं तो क्या है, ऊपर से नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ती है, मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऐसा। ये किसका ऑर्डर है, डेंसिटी, डेंसिटी डी का ये ऑर्डर है। अब एक एक्सेप्शन जो मैंने यहां बताया वो एक्चुअली रिलेटेबल है। कैसे? अब एक बात बताओ, ये ट्रेंड किसके लिए फॉलो करेगा? अगर मान लो ये कार्बन ग्रेफाइट, अब क्या है कि जो हमारा कार्बन है अगर वो ग्रेफाइट के रूप में है तब तो ये ऑर्डर सही है। अगर ये ग्रेफाइट के रूप में है तो ये ऑर्डर एकदम परफेक्ट है, इस ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, अगर ये ग्रेफाइट है। लेकिन अगर आपने कार्बन डायमंड ले लिया तब तो ये आएगा ही। बस इसी बात को बताने के लिए मैंने इसे एक्सेप्शन में डाल दिया है, नहीं तो ये लाइन एकदम सही सेट बैठती। कार्बन अगर ग्रेफाइट है, आपको पता है कि ग्रेफाइट की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, तो वो इस सेट को फॉलो करता है। बट डायमंड हो गया तो भैया ये ज्यादा होता है, वो सिलिकॉन से भी ज्यादा निकल जाता है। इसीलिए हम कहते हैं भैया इसको, अगर डायमंड लिखा है तो एक्सेप्शनली याद करना पड़ेगा, ग्रेफाइट लिखा है तो नॉर्मल टेंडेंसी में याद होगा। मींस दैट हमने क्या कहा, डेंसिटी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये सारा है, प्रॉब्लम ये सारा है। एक बार घर पे बैठ के इसको प्लीज देखना, है ना। जैसे यहां पर 16, 17, 18 में बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। ये सब बेसिक बातें हैं। ये देखो, इनमें आपको थोड़ा आराम मिलेगा कि 15, 16, 17 में कहीं ना कहीं आराम मिलेगा। दिक्कत जो है वो यहां और इस सेट में है। और सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, इसका कोई और तरीका नहीं है, नहीं तो मैं जरूर तुम्हें उसी तरीके से प्रेजेंट कर रहा होता। इसको क्या होता है, डेटा देखते रहो और किसको लिखो। देखो जो नॉर्मल बात है कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जनरली बढ़ते हैं, एक बहुत जनरल। अब चलो इसको दोबारा कहता हूं, जनरली एक लाइन यूज करता हूं, उसके बाद कम से कम थोड़ा सा तो ठीक होगा। जनरली टॉप से बॉटम जाने पर, जनरली टॉप से बॉटम जाने पर क्या होता है, जनरली टॉप से बॉटम जाने पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी ये सब बढ़ता है। जनरली ये सब बढ़ता है। देखो डेंसिटी भी बढ़ता मिलेगा, जनरली आपको ये भी बढ़ता मिलेगा, यहां देखो ये भी बढ़ता मिलेगा। अब एक्सेप्शन वाला पार्ट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में क्लास 11th वाले पोर्शन से याद रखोगे, ये फिर नाटक है भाई, इसको संभालना तुम्हारा काम। थोड़ा सा कम हुआ क्या, थोड़ा सा कम हुआ, नहीं तो पूरा डेटा बहुत ज्यादा हो जाता। आई थिंक थोड़ा सा हेल्प की हो पाया होगा, कर लेंगे हम ये।
कुछ तो याद करना पड़ेगा ना दादा। डेटा बेस्ड मैं कुछ कर पाता तो मैं इसको ऐसा बताता कि तुम्हें फील भी ना आने दूं, लेकिन अब करेंगे क्या। ठीक है जी, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी ये क्या है भाई, इंडिया की सबसे बड़ी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें जे एडवांस लेवल की तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए चलिए। अरे 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 अरे, कीप 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 कीप। तो कल जरूर मौजूद रहें हमारी क्लास में, कल हमारी क्लास में जरूर मौजूद रहें। ठीक है, कल की क्लास बहुत भयानक क्लास होने वाली है, बहुत जबरदस्त बहुत मस्त क्लास होने वाली है। विश्वास मानिए कल के बाद आपको यह लगेगा कि यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन तो चुटकियों में उड़ाई जा सकती है। तो मेरे प्यारे, मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक्चुअली बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, स्लो पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्लास में अगर याद नहीं होता तब फिर फायदा नहीं है यार, फिर तो तुम किसी और से भी पढ़ लो, रट तो तुम वहां भी लोगे। समझ रहे हो, अगर मैं हेल्प करा पा रहा हूं तुम्हें याद कराने में, समझाने में, क्वेश्चंस बनवाने में, तब है फायदा। अदरवाइज तो इंटरनेट पे बहुत लोग मौजूद हैं जी, किसी से भी पढ़ लो। और अक्सर ऐसा होता है कि अभी कल बच्चे मिले थे, किसके वो, यहीं पे कोई फरीदाबाद में कोई मेडिकल कॉलेज है, 7-8 बच्चे आए हुए थे मिलने। भाई उन 7-8 बच्चों, वो नीट, मैं तो नीट के बैचेस भी नहीं ले रहा हूँ, समझ रहे हो। तो अभी शायद हो सकता है कि नीट का एक आध कोई लास्ट बैच है, 6 टाइप समथिंग यकीन का, वो लेना पड़ेगा। बाकी नहीं तो मैंने अभी तक कोई बैचर नहीं लिए हैं, अभी पिछले सालों में भी नहीं लिए हैं। इसके बावजूद बच्चे अपने जेई वाला कंटेंट पढ़ते हैं पूरा। उसने मेरे को बताया, और जो अपन जैसे अपन किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इन सब में जो ट्रिक यूज करते हैं 101 से लेकर के 118 तक याद कराने में, वो सब बच्चे को पता था। मतलब अच्छा लगता है भाई कि यूट्यूब का वो कंटेंट नीट वाले बच्चे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। वो कह रहा था कि सर हमें यहाँ पे जे वाला पढ़ के कम से कम एक लेवल अप फील होता है, तो हमें लगता है कि हाँ सारी चीज़ें हमें समझ आ गई, नहीं तो बहुत सारा कुछ रटना पड़ जाता है। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ठीक है जी, हाँ हाँ भैया, वो नीट में 6.0 भी आता है। एक हंस रहा है कि सर 6 भी आता है, हाँ भैया आता है। भाई साहब, हर तरीके के बच्चे मौजूद हैं धरती पे, हर तरीके के, तो क्या करे कोई। ठीक है, बाय 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 बाय।